तो जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, उसमें खुदा ना खासा ऐसी वैसी कोई खबर भी हो सकती है, चाहे वो टीएलपी वालों के लिए हो, चाहे वो केपी के वालों के लिए हो, है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अ, वैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कुछ इस तरह का हो, वाकई ही शार्क ने ही कुछ इस तरह का मामला किया हो समंदर में। लेकिन अगर ये ज़मीनी शार्कों ने कुछ करना हुआ, तो वो भी इंशाल्लाह 11 बजे इसी के राउंड कुछ करेंगे। तो पनाह मांगनी चाहिए ज़मीनी शार्कों से, बेचारी वो समंदर की शार्क तो पता भी नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। अल्लाह ताला हदायत दें इनको। देखे एक अपनी सीट ओहदा कुर्सी कितनी प्यारी होती है इंसान, तो उसके सामने इंसानी जाने, उनकी कोई वक़्त नहीं होती। और ये सदियों से चला रहा है, शुरू से ही चला रहा है लोग। यही बादशाह की सीट हो या कुछ इस तरह की वजारतों की, उस वक्त भी चाहे सीटें हों, तो लोग अपनों को भी मार दिया करते थे, अपनी पूरी पूरी खानदान खत्म कर दिया करते थे। तो ये सिलसिला मेरा ख्याल है कि ताक़यामत ही रहना। शुक्र है हम प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स होती है कि आपको प्रमोट ना होने दिया जाए, आपको नौकरी से निकलवा दे, हैं, कुछ इस तरह का मामला। लेकिन कम से कम जान माल वाला मामला इस तरह का कम ही होता है। ये सही है वैसे, मेरा ख्याल है। ये करना है आप लोगों ने, ये जो मैं बता रहा हूँ आप, ये ऑफिस पॉलिटिक्स सारा कुछ, अल्लाह माफ करता ही नहीं इस मामले में। ये होता ही होता है मेरे बच्चे। ले बेटा, अगर आपको याद हो, कुछ तो बीच में चीजें रट्टे वाली थी मेरे बच्चे, उसके बाद कोई थोड़ी थोड़ी समझने वाली बातें हमने डिस्कस करना शुरू की थी। हमने मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, और मेंबर की डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह के लोग कंपनी के मेंबर्स होते हैं। एक वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं। ये सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कब कंपनी के मेंबर बनते थे वाला? जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती थी उस दिन ये मेंबर बन जाते। उससे पहले तो नहीं ना मेंबर बनते। उससे पहले इनका नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। उससे पहले भी इनका कोई नाम होता है? प्रमोटर्स। प्रमोटर से सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और फिर जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है वो मेंबर बन जाते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे बच्चे दूसरा, जिस बंदे को भी शेयर अलॉट होके गए हो, या जो बंदा भी कंपनी के शेयर्स का होल्डर बना हो किसी भी तरीके से, वो बंदा भी कंपनी का मेंबर हो। तीसरे नंबर पे ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स ही ना हो, तो जो बंदा भी उसके रजिस्टर्ड में नाम दर्ज करवा लेगा, तो वो उस कंपनी का मेंबर बन जाएगा। उसके बाद मेरे बच्चों, अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस को डिस्कस किया था कि कंपनी में दो तरह की मीटिंग्स हो रही होती हैं। कंपनी में दो तरह की मीटिंग्स होंगी, दो तरह के लोगों की खास तौर पे। एक कंपनी बनाने वाले जो मेंबर्स हैं, और एक कंपनी चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं। याद करें, हमने डिस्कस किया था जो डायरेक्टर्स हैं इनकी मीटिंग को क्या बोला करेंगे? बोर्ड मीटिंग। और बोर्ड मीटिंग में जो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हुआ करेगी उसको क्या बोला करेंगे? बोर्ड रेजोल्यूशन। चाहे जो मर्जी हो, बोर्ड रेजोल्यूशन। कोई बाद में भूला नहीं मेरे बच्चे, आखिरी दिन तक नहीं इंशाल्लाह भूलूंगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो मेंबर्स की मीटिंग है, इन मेंबर्स की मीटिंग का नाम क्या होगा? जनरल मीटिंग। मेंबर्स के, ये भी ध्यान में रखिएगा, मेंबर्स की भी दो तरह की मीटिंग होगी, आगे जाके डिस्कस करेंगे। उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हों, ऐसे मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हों, उन मेंबर्स की मीटिंग को सिर्फ जनरल मीटिंग कहते हैं। ये जनरल मीटिंग किसके लिए लफ्ज बोला करेंगे? ऐसे मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर हों, क्योंकि कुछ और शेयर्स भी होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी होंगे, उनकी मीटिंग को जनरल मीटिंग नहीं बोला करेंगे। जनरल मीटिंग किसको बोला करेंगे? जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हों। और जनरल मीटिंग मेरे बच्चे, हमने इसमें डिस्कस किया था, ये रेजोल्यूशन पास होते हैं, जाहिर बात है, फैसले होने हैं, और फैसले रेजोल्यूशन की शक्ल में। और हमने डिस्कस किया था यहाँ पे रेजोल्यूशन दो तरह की होंगी, दो तरह की होंगी। या तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी, या प्रेफरेंशियल प्रेफरेंशियल क्या लगा, स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। वो प्रेफरेंस की तरफ चला गया। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगी या स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। याद रखें मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होती है बोला? सिंपल मेजोरिटी से। और स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास हुआ करेगी? इसमें तीन बातें बतानी है चाहिए, हैं? ये हमेशा जनरल मीटिंग में पास होगी, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। और 21 दिन नोटिस देने का क्या मतलब था बोला? कि जिस दिन रेजोल्यूशन पास करनी है उस दिन से कम लोगों को 21 दिन पहले बताओ। ये नहीं हो सकता कि 10 दिन का नोटिस देंगे, 20 दिन का या 15 दिन का, 19 दिन का, 18 दिन का, कोई भी बीच में हो, आप इतने दिन का नोटिस देके स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लें। हाँ, एक्सेप्शन थी इसकी, अगर आपको याद है। अगर सारे मेंबर एग्री हो जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स, सारे सारे मतलब 100%, ये नहीं कि जो मीटिंग में बैठे हो, जो कंपनी के ओवरऑल मेंबर्स हों, अगर वो सारे एग्री कर जाएं, तो शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जा सकती है। याद रखोगे इस बात को? ले बेटा, उसके बाद हमने एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट को पढ़ना शुरू किया था मेरे बच्चों। और याद करें, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले डिस्कस किया था
कि ऐसे लोग जो लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं लेकिन साथ अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को ऑप्शन था कि ये कंपनी बना लें। लेकिन कंपनी जब बनाते थे तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड आता था, और लिमिटेड के वर्ड के साथ डोनेशन इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे कानून ने इनको एक सहूलत दी कि आप किसके पास जाएं, एससीसीपी के पास जाएं, वहां पे कितनी कंडीशन पूरी करने का वादा करें, 4 कंडीशन पूरी करने का वादा करें तो आपको क्या मिलेगा वहां से, एक लाइसेंस मिलेगा। बेटा, एजीएम जनरल मीटिंग एक टाइप होती है, ये जाके पढ़ेंगे चैप्टर 7 के अंदर, कि जनरल मीटिंग 3 तरह की होती है। वैसे मैंने आपको बताया था जनरल मीटिंग 3 तरह की हुआ करेगी। एक हुआ करेगी स्टैट्यू मीटिंग, एक हुआ करेगी एजीएम, एक हुआ करेगी ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये जो एजीएम है ये जनरल मीटिंग की एक टाइप है। जब आप जनरल मीटिंग लफ्ज बोलते हैं तो उसमें तीनों तरह की मीटिंग लफ्ज बोल रहे हैं, आप एजीएम भी बोल रहे हैं, स्टैट्यू मीटिंग भी बोल रहे हैं, ईजीएम भी बोल रहे हैं। लेकिन जब एजीएम बोलेंगे तो जनरल मीटिंग की सिर्फ एक टाइप की बात करेंगे जो हर साल होने वाली मीटिंग ही होगी। ये थोड़ी सी बातें जाके हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ले बेटा, दोबारा से। तो ऐसे लोग जो लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हो लेकिन अपनी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते थे, तो हमने उनको कहा था कि आप कंपनी बना लो। लेकिन कंपनी जब बनाते थे तो नाम के साथ वर्ड लिमिटेड, और लिमिटेड को रिमूव करने के लिए किसके पास भेजा गया, एससीसीपी के पास। और एससीसीपी के सामने जाके कितनी कंडीशन पूरी करनी थी, 4 कंडीशन। कौन कौन सी बोला? सबसे पहले कि मकसद ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए जो आपको यहां पे बता दिया जाएगा। अच्छा, आम कंपनी, और अब उसने सवाल पूछा था ना, हमें भी यहां से तैयारी करनी शुरू करते हैं। आम कंपनियों में, आम कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसमें फर्क क्या है? आम कंपनी किसी भी मकसद के लिए हो सकती है जो लॉफुल हो। डेफिनेटली ये नहीं कि आप चर्च का कारोबार करने के लिए कंपनी बना लें, लेकिन कारोबार लॉफुल हो, आप किसी भी कारोबार के लिए आम कंपनी बना सकते हैं। लेकिन जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे उसी के लिए आप बना सकते हैं। एक फर्क तो यहीं पे है कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ वो रखने जो यहाँ पे आपको बताए जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या था मेरे बच्चे, अपने मेंबर्स को, चले पहला वो रख लें कि जो कमाएंगे अपने मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाएं। तो मेरे बच्चे, वहां पे लाजमी नहीं होता कि अपने ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करने के लिए ऊपर लगाएं, आप जहां पे मर्जी लगाएं, आपकी मर्जी है। वैसे मैं बता रहा हूँ जबरदस्ती के फर्क, इस तरह करके कर लो। और तीसरे नंबर पे अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं करना, तो जबकि आम कंपनियों में अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे किया जाता है, यहाँ पे नहीं पे करना। और चौथे नंबर पे किसी तरह, ये तो सबके लिए है, सारी बात है कि किसी कोई भी इलीगल काम नहीं करना। ये तो आम कंपनियों में भी हुआ करेगा, याद रखना, ये चौथी कंडीशन ये आम कंपनियों में भी हुआ करेगी। ये जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लॉजेस पढ़ेंगे, तो उसमें मेरे बच्चे एक क्लॉज आएगी। उसमें जब ये क्लॉज आएगी तो मैं आपको रेफर कर दूंगा कि देखें इस तरह की बात हमने कहीं और भी पढ़ी थी। खैर वापस है। लेबड़ा, जब ये 4 कंडीशन पूरी करके आपको लाइसेंस मिल गया तो इस लाइसेंस का इफेक्ट क्या होगा कि अब आप अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड ना यूज करें। लेकिन क्या आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आम कंपनियों से बदल देंगे? नहीं, वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे जो आम कंपनियों के होते हैं। हाँ, वो मेन मेन फर्क कुछ हमने आपस में डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद, हमने डिस्कस किया था ये जो ये 4 कंडीशंस भी है, कुछ और भी एससीसीपी लाइसेंस देते वक्त बीच में कोई कंडीशन ऐड कर सकता है। मुझे ये बताएं, ये जो कंडीशंस हैं क्या किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना है? कौन से डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाएंगे? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, या कम से कम इनमें से दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाएं। अगर आप नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? हम समझेंगे आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल का इसको हिस्सा बना दिया है। उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बताएं कि इसका मेमोरेंडम और आर्टिकल किस फॉर्म के मुताबिक बनाए जाते हैं? फर्स्ट शेड्यूल का, हाँ, फर्स्ट शेड्यूल का टेबल है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि सर भी बोलने लगे फॉर्म, तो बेहतर ये कि जल्दी जल्दी बता दें कि सर फर्स्ट शेड्यूल का टेबल एफ की बात हुई है। ठीक हो गया। ले बेटा, उसके बाद कल हमने थोड़ी थोड़ी मुश्किल बातें करनी शुरू की थी। हमने डिस्कस किया था कि जिस अथॉरिटी ने ये सांसें दी हैं वो अथॉरिटी ये सांसें वापस भी ले सकती है। तो जिसने लाइसेंस दिया है वो लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है, खत्म भी कर सकती है। तो एससीसीपी लाइसेंस रिवोक करेगा। लेकिन फिर हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि एससीसीपी वाला कोई बंदा आएगा, स्पेशल किसी बंदे को भेजेंगे, हाफिज साहब को, कि जाओ उस कंपनी को जाके बताओ कि भैया आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया। ऐसे होगा, टेलीफोन करके बताएंगे। हाँ, रिटर्न इन राइटिंग उनको बताया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा कि भैया आपका लाइसेंस रिवोक कर दिया। लेकिन उनको अचानक से वो मिल जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहीं कहां से लेटर आया उनके सामने, और वो पता चलेगा लाइसेंस रिवोक हो। अपॉर्चुनिटी टू हर दी जाएगी, उनको सुना जाएगा पहले कि भैया आपने ये गलती की है, आपने ये कोई वायलेशन की है, कोई रीजन हमारे पास है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की होगी, उसके बाद सबूत उनके पास होंगे।
कि सर आपने ये गलती की है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, क्या आपके मेंबर्स की तादाद कम थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ भी आपने साल तक अपने ऑपरेशंस को ही बंद रखा, आपने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल के मुताबिक कंपनी को चलाने से इनकार कर दिया, अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं किए, कुछ भी इस तरह की हरकतें जो मना की गई हैं, तो आपको आप बताएं कि आपने इस तरह की हरकत नहीं की। अगर वो साबित ना कर पाए तो उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे से यहाँ पे 4 सवाल थे, अगर आपको याद हो। 4 सवालों में सबसे पहला सवाल क्या था जो आई कैप मोस्टली पूछता है कि कंडीशन बताओ, जिन कंडीशन की बेस पे एसएससीपी ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस देता है। तो मेरे से उसमें कंडीशन तो हमें 4 का पता चल गया, वो तो रट लिया आप लोगों ने। अब मेरे से रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है कि वो रीजन, और रीजन का कोई और नाम भी हो सकता है पेपर में, सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं। वो सर्कमस्टांसेस बताओ या रीजन बताओ जिस बेस पे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो याद करने काल में रुचि हमने इनको याद करना शुरू किया था और रिक्वेस्ट की थी कि इनको रट लेना है, और कम से कम कोई 8, 6 से 8 इतनी तो आपने लाजमी याद रखनी है। ये उससे ज्यादा है क्योंकि 5 तो सिर्फ पॉइंट जी में ही है। अगर देखा जाए तो इसका मतलब बाकी सारी मिलाम लोग है, कोई 10-12 तो बन ही जाती है, लेकिन कम से कम 6 से 8 आप लोगों ने रेडी रखनी है। लेकिन वो अभी 6 से 8 नहीं पूछता, वो ओवरऑल ही पूछता है कि रीजन बताओ जिस बेस पे लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो याद करें मेरे से हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिन टर्म्स एंड कंडीशन की बेस पे आपको लाइसेंस मिला था वो ना पूरी की हो। सादी सी बात थी मेरे बच्चों। उसके बाद जो भी और कोई रिक्वायरमेंट थी या रेलिवेंट रेगुलेशन थी आपने वो पूरी ना की हो, या आपने बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना था लेकिन जो हरकतें कर रहे हो वो प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट था, यानी कि लोगों के लिए नुकसानदेह थी बजाय कि उसके फायदा के लिए। उसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल 2 लगातार सालों में, देखो अगर 1 साल फाइल कर दिया, दूसरे साल फाइल नहीं किया, तीसरे साल फिर आपने ये अकाउंट्स वगैरह एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, इट्स ओके। लेकिन 2 लगातार सालों में अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न, मैंने एनुअल रिटर्न के अंदर थोड़ा सा आपको फर्क बताया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, जो कंपोनेंट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन एनुअल रिटर्न के अंदर मैंने आपको बताया था ये कंपनी के बड़ों की डिटेल होती है, जो कंपनी चलाने वाले हैं, जो कंपनी के बड़े शेयर होल्डर हैं, ये उनकी थोड़ी सी डिटेल होती है जो हर साल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न हर साल जमा करवाना है। अगर 2 कंसेक्टिव ईयर में जमा ना करवाया, और किसको जमा ना करवाया, रजिस्ट्रार को, तो तब भी लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। उसके बाद क्या था बोला, ये चौथी कंडीशन पूरी की पूरी थी, यानी कि वो जो जिनकी बेस पे लाइसेंस मिला था, चौथी कंडीशन अगर आपने जो भी अल्फाज है। उसके बाद मेरे बच्चे कभी भी मेंबर्स की तादाद 3 से कम। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको बताई थी, आज डिस्कस करेंगे या कल डिस्कस कर लेंगे, कि जब मेंबर्स की तादाद कम हुआ करेगी तो आपको 180 दिन दिया करेंगे कि भाई मेंबर्स पूरे कर लो। अगर ना हुए तो फिर इस तरह का मामला होता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो यहाँ पे उसने जो अल्फाज बोले हम उसी पे रहेंगे कि इसको ज्यादा आपने उससे उससे लिंक नहीं कर देना फॉर्म से। फिलहाल आपने इस कंडीशन पे रहिएगा, लेकिन वो तो पक्का कॉन्सेप्ट है कि होता उसी तरह से ही। खैर, तो मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से कम हुई हो। उसके बाद ये जो जी पॉइंट था इसको हमने डिस्कस किया था, आपने हर पॉइंट को एक एक करके अलग आपने लिखना है, क्योंकि जी अगर वो हर पॉइंट का 1 नंबर देगा तो ये खाली एक 5 पॉइंट है इसमें, तो ये थोड़ी का 1 नंबर का होगा। हाँ, हो सकता है वो खाली जी पॉइंट ही पूछ ले, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, पूछेगा कैसे बेचारा, तो दिक्कत होगी कि रीजंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस में पॉइंट जी बताओ। आप कहेंगे जी 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 सर, जी जी 5 दफा जी जी, तो मेरा ख्याल है कि आंसर हो जाएगा, क्योंकि पता तो है नहीं कि है क्या। खैर, तो पॉइंट जी के अंदर हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि जो कंपनी चलाने वाले हैं, या सॉरी जो कंपनी बनाई गई थी वो बनाई ही किस मकसद के लिए गई थी, अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट, यानी कि मकसद ही कोई गैर कानूनी या लोगों को धोखा देना था। है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये कोई ये लॉटरी शॉटरी का काम करना पाकिस्तान में अनलॉफुल है। ये लॉटरी शॉटरी कभी देखा आपने पाकिस्तान में किसी की लॉटरी निकली है? ये लॉटरी शॉटरी का काम यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही इलीगल है, इसलिए आपकी कभी लॉटरी लग भी नहीं सकती है। उसके बाद ये पॉन्जी स्कीमें बताया था कि वो हमने आपको बेवकूफ़ बना दिया, आप आगे लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। इस तरह की जो स्कीमें हैं, या वो डबल शाह की तरह के मामला, हम आपका पैसा डबल कर देंगे, या आजकल तो बथेरी और भी इस तरह के मामला हो गए। ले बेटा, खैर वापस हैं। कंपनी को ऐसे लोग चला रहे हों जो नाकाम हो गए हों सही हिसाब किताब रखने में, फ्रॉड कर रहे हों, जानबूझ के पैसे में हेरफेर कर, सॉरी पैसे में हेरफेर कर रहे हो, या जानबूझ के मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को ऐसे लोग चला रहे हों जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हो। ये लफ्जों के मतलब मैंने कल बता दिए थे, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। ये बड़ा जो इनकार कर देंगे हमने लॉ के मुताबिक चलाना ही नहीं इसको, और लॉ हमने डिस्कस किया था यहाँ पे 4 तरह के हैं। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है ना, आम कंपनी होती तो 3 तरह के होने थे, मेमोरेंडम, आर्टिकल और कंपनी एक्ट 2017 समझाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और कंडीशन भी थी जिनके जरिए आपको लाइसेंस मिला, आपने उस सब मानने से इनकार कर दिया, तब हो सकता है। या आपने पूरा 1 साल तक अपने ऑपरेशन वैसे ही बंद रखे, आपने कोई एक्टिविटी की ही नहीं जिस मकसद के लिए एसोसिएशन बनाई थी, आपने वो काम किया ही नहीं। या इसके अलावा ये भी लिखना है जस्ट एंड इक्विटेबल, लेकिन ये आखिर पे ही लिखना है, बेशर्मी होगी पेपर के अंदर अगर ये आखिरी पॉइंट सबसे ऊपर लिखेंगे इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, है कि इसके अलावा जो भी मुनासिब हो
उन्होंने कहा कि अभी बताया ही कौन है पेश शर्मा, है तूने सबसे पहले यही लिख दिया, लेकिन लिखना है पेपर के अंदर, है ये पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, लेकिन इसकी जगह कहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट के, है? और अगर खुदा ना खासा अगर पहले यकीन कर लो आप लोग चीते हो, आप लोगों के टेस्ट आपके सामने रख दिए जाए ना, तो जिसने कभी ना कोई मुस्कुराया हो, है, यकीन करो उसकी हंसी लौट सकती है। वो जो वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का आनंद भाई था ना, यकीन कर लो वो भी जाग सकता है आपका टेस्ट पर, अगर उसके सामने सुना दिया जाए, है? याद है ना वो कौन, वो जो वो सब्जेक्ट था जो बोलता ही नहीं था, हाँ, खैर, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था भाई, पहले सुना जाएगा उसके बाद लाइसेंस रिवोक होगा। लेवड़ा, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस भी डिस्कस किया था। अल्फाजों पे ध्यान रखना है मेरे बच्चे, रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस और इफेक्ट, रीजन और इफेक्ट सिर्फ ये दो अल्फाज हैं जिसकी बेस पे पूरे का पूरा क्वेश्चन बना होगा, तो बड़ी स्पीड से पढ़ के आंसर लिखना ना शुरू कर दीजिएगा, पहले गौर से 2-3 दफा सवाल पढ़िएगा, जितना मर्जी आसान सवाल हो, कम से कम 2 से 3 दफा उसको रीड करो मेरे बच्चों, और समझ के रीड करो कि मैं सवाल को भी समझ रहा हूं इसमें लिखा क्या है। ये ना हो कि बाहर जब आते हो तो पता है दोस्त यही ढूंढ रहे होते हैं कि तूने किसी चीज को गलत किया और मैं बताऊं तुझे, है कि यहाँ पे ये होना था, यकीन कर लो, क्योंकि वो तो मेरे बच्चे वहां पे नमक लेके खड़े होते हैं और आप माशाल्लाह जख्म लेके आ रहे होते हैं, तो उसने वो नमक पाशी करनी होती, तो ढूंढ रहा होता है कहाँ कहाँ पे आपने गलतियां की। खैर, तो मेरे बच्चे इफेक्ट और जो रीजंस हैं इनमें फर्क याद रखिए। तो बेटा लाइसेंस रिवोक हो गया, लाइसेंस रिवोक होने के बाद के इफेक्ट वो पूछता है कि बताओ अब क्या होगा। तो याद करें हमने डिस्कस किया था कल कि अगर किसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो गया हो तो सबसे पहला काम क्या करना, बोला वो अपनी एक्टिविटी स्टॉप करेंगे। इसकी कोई एक्सेप्शन थी, हाँ क्या एक्सेप्शन थी, हाँ एसोसिएशन ने जिससे पैसे लेने हैं उससे वो पैसा रिकवर कर सकती है, उसके अलावा जो एक्टिविटीज भी होंगी वो क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। उसके बाद क्या करेगी, बोला किसी को सॉलिसिट नहीं करना कि आओ भैया हमें डोनेशन दे दो, जो लेकर आ रहे हैं उससे भी वसूल नहीं करना, तो ये काम भी नहीं करना। उसके बाद क्या करना, बोला जिस दिन लाइसेंस रिवोक हुआ था, लाइसेंस रिवोक होने के बाद आपके पास थे 90 दिन, इन 90 दिनों के अंदर अंदर आपने लाइबिलिटीज पे करने के बाद जो एसेट बच जाने थे वो एसेट किसको ट्रांसफर करने थे, किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने थे। ये काम कौन कर रहा होगा, ये कंपनी की मैनेजमेंट कर रही होगी, डायरेक्टर्स कर रहे होंगे, ये हम खुद तो नहीं करेंगे, यानी कि वो एसएससीपी या रजिस्ट्रार तो नहीं करेगा, ये कंपनी की मैनेजमेंट मतलब मोस्टली डायरेक्टर्स वो खुद कर रहे होंगे, तो किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। ये कितने दिनों में काम करना है, ये 90 डेज मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था जब 90 दिनों में ये सारा काम कर लोगे, आपने सारे एसेट लायबिलिटी पे करने के बाद ट्रांसफर कर दें, अच्छा मुझे बताओ सारे एसेट ट्रांसफर कर देंगे या कुछ और भी होगा, हाँ रीजनेबल अमाउंट बचा सकते हो, ये लफ्ज याद रखना है आप, वहां पे कोई अमाउंट नहीं याद रखनी कि इतनी अमाउंट बचानी है, लफ्ज क्या है, रीजनेबल अमाउंट। तो रीजनेबल अमाउंट बचा के, ये रीजनेबल अमाउंट हमने क्यों बचाई होगी, या तो वाइंडिंग अप के लिए या रजिस्ट्रार के रजिस्टर से नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाना। मुझे ये बताएं ये जो वाइंडिंग अप और रजिस्ट्रार के रजिस्टर से जो नाम स्ट्राइक ऑफ करवाना है इन दोनों में फर्क क्या था, अगर कोई एसेट ना बचा हो तो नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाएंगे, अगर कुछ बच गया तब भी आखिर में तो फिर हम वाइंडिंग अप करके उसको खत्म करवाएंगे। ऐसे था मेरे बच्चों, अज्यूम कर लो कि 90 दिनों में ये सारा काम करना था मैक्सिमम, आपने 90 दिनों में आपने ये काम कंप्लीट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे बोला, अगले 15 दिन के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर आपने क्या करना था, एक कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट के भैया हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ था, उसके बाद जितनी कानूनी जिम्मेदारियां थी वो सारी हमने पूरी कर दी हैं, ये कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करके किसको जमा करवाएंगे, रजिस्ट्रार को जमा करवा दें। अच्छा ये कंप्लायंस रिपोर्ट 90 दिनों के 15 दिन में करवानी है, मुझे बताएं ये 90 दिन हतमी है या इनमें कमी बेशी हो सकती है, इनमें भी कमी बेशी हो सकती है, इनमें कमी हो सकती है या बेशी होगी, ना ना नशे, हाँ कम, हाँ उस लिहाज से आप सही सोच रहे हो कि सर कमी भी हो सकती है कि हम पहले काम कर लें, हैं बेशी भी हो सकती है, हाँ, अगर हम इजाजत ले लें एससीसीपी से तो इसमें इजाफा भी किया जा सकता है, ऐसे ही था मेरे बच्चों, ठीक हो गया, तो इसमें इजाफा। खैर अज्यूम कर लो कि 90 दिनों से पहले पहले अगर आप ये काम कंप्लीट कर लें सारा एसेट उसेट ट्रांसफर करने का, तो 15 दिन फिर 90 दिनों से शुरू होंगे या जिस दिन काम कंप्लीट कर लोगे, जिस दिन काम कंप्लीट कर लोगे, यानी कि 90 दिन और जिस दिन आपने एसेट उसेट सारे ट्रांसफर कर लिए या लॉ की कंप्लायंस कर ली, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो तारीख पहले आएगी वहां से आपके 15 दिन शुरू हो जाएंगे जिसमें आप कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार को जमा करवाओ। रजिस्ट्रार कितने दिनों में रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ, उसकी मर्जी। अज्यूम कर लो कि रजिस्ट्रार जिस दिन आपको खत भेजेगा सर मैंने आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्या उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल उसके बाद हमारी जिम्मेदारी होगी। अब हमारे पास आगे 30 दिन होंगे, उन 30 दिनों के अंदर हमने क्या करना है, या तो वाइंडिंग अप करेंगे अगर कुछ बच गया, या कुछ ना बचा तो हम नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाएंगे। तो याद करें मेरे बच्चे कल हमने इफेक्ट ऑफ
रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस डिस्कस किया था कि जिस एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हो जाए वो क्या करेगी, एक्टिविटी स्टॉप कर देगी। हाँ, पैसा रिकवर कर सकती है, फिर क्या करेगी, सॉलिसिट नहीं करेगी, अगर कोई लेकर आ भी जाए डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये जिस दिन रिवोक हुआ था लाइसेंस, उसके बाद 90 दिन मेरे बच्चे शुरू हो गए थे। 90 दिनों में लाइबिलिटी पे करने के बाद सारे एसेट किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने थे इन्होंने। फिर जिस दिन ट्रांसफर कर लें 90 दिनों में, 90 दिनों में पहले कर लें या एंड 90th डे के ऊपर जब भी, तो उसके बाद 15 दिन के अंदर एक कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार को जमा करवानी थी। और रजिस्ट्रार जिस दिन भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, फिर एक्सेप्टेंस से आगे 30 दिन शुरू होंगे मेरे बच्चों, एक्सेप्टेंस से आगे 30 दिन शुरू होंगे। उस 30 दिन के अंदर अगर तो कुछ बच गया, फिर भी कहीं से कोई और एसेट कहीं निकल आए उस एसोसिएशन के, फिर वाइंडिंग अप होगी। अगर कुछ ना बचा तो स्ट्राइक ऑफ करेंगे। तो ये मेरे बच्चे हमने इफेक्ट कल डिस्कस कर लिया था, और मेरा ख्याल रीड नहीं किया था, आई थिंक ये कर लिया था रीड। अच्छा, हाँ मेरा ख्याल कर लिया था बिल्कुल। कोई ऐसा पॉइंट जो आप पूछना चाहते हो मेरे बच्चों, ये पढ़ना ले बेटा। प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप, कह रहा कि याद करें, रिपोर्ट हमने रजिस्ट्रार को जमा करवा दी, रजिस्ट्रार ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया फिर नहीं, रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है वो कहे कि बकवास कर रहे हो, हैं ऐसा जो काम आपकी जिम्मेदारी जो किया ही नहीं आपने। आप कहेंगे ठीक है सर अब हम वाइंडिंग अप शुरू करते हैं, कहना चपेड़े पड़ेंगे, पहले वो काम तो करके आओ। जब रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, फिर मेरे बच्चे वो 30 दिन शुरू होंगे जिसमें आपने क्या करना है, या तो वाइंडिंग अप होगी या नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाएंगे रजिस्टर से। कहता है कि सबमिटेड बाय द कंपनी द बोर्ड शैल इनिशिएट, ये कौन करेगा ये काम वाइंडिंग अप और नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाने का, ये बोर्ड कर रहा होगा सारा कुछ। बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, ये भी वैसे रीड कर लिया था हमने कल, यहां पे खड़े हुए थे जहां तक याद। बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, याद करें यहाँ पे हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि लोगों ने बड़ी मेहनत से वो सारा सेटअप बनाया होगा, डोनेशन भी इकट्ठा किया होगा, खुद की भी बड़ी बेचारे इनकी दिन रात मेहनत होगी, जिससे वो सारा हॉस्पिटल या कॉलेज खोला होगा उन्होंने। आज जब लाइसेंस रिवोक होगा, उसके सारे एसेट उठा उठा के हम किसी और एसोसिएशन को दे रहे होंगे, तो बेचारे कितने दुखी होंगे। हो सकता है उस दुख में वो काम कर ही ना पा रहे, हो सकता है ना इस तरह का मामला। जैसे अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अब आप कहेंगे सर कैसी कैसी एग्जाम्पलें देते हैं। अल्लाह माफ करे, किसी का कोई अजीज हो, उसका जनाजा पड़ा हो, तो आपने देखा होगा कि वो जो अपने अजीज होते हैं वो उस जनाजे को कंधा नहीं देते, तो कोई और लोग आते हैं वो उस जनाजे को कंधा देते हैं, वो तो बेचारे अपने दुख में बैठे होते हैं। सर समझे, देखो एक रियलिटी है, अल्लाह माफ करे, कोई महसूस करे ना करे, तो रियलिटी यही होती है। खैर यहाँ पे भी मेरे बच्चे, अब वो एसोसिएशन तो खत्म होगी, और किसका दिल कर रहा है कि वो सारे एसेट उठा के किसी और एसोसिएशन के सपुर्द कर दे, तो वो तो बेचारे उनका दिल ऐसे ही करेगा। फिर मेरे बच्चे यहाँ पे एससीसीबी भी देख रहा होगा कि ये बेशर्म क्या कर रहे हैं, ये एसेट्स के पास बैठे हुए रोए जा रहे हैं। तो फिर एससीसीबी क्या करेगा, इन सबको कहेगा चलो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम लोग अपने घरों को जाओ, जितने वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट होंगे उनको घरों को भेजेगा, और एससीसीपी अपनी तरफ से एक नुमाइंदा भेज देगा, उसका नाम होगा एडमिनिस्ट्रेटर। ये एडमिनिस्ट्रेटर आके फिर वो कंपनी के सारे मामला संभालेगा, जो काम मैनेजमेंट ने करना था। क्या करना था मैनेजमेंट ने, लाइसेंस रिवोक होने के बाद शुरू करो ना, उसने सारी एक्टिविटी स्टॉप करनी थी, अब ये सारी एक्टिविटी आके स्टॉप कर देगा। हाँ, पैसा किसी से रिकवर करेगा जो उसका रहता हो, सॉलिसिट नहीं करेगा, और कोई पैसे लेकर आ गया उसे वसूल भी नहीं करेगा। और लाइसेंस रिवोक होने के बाद 90 दिनों के अंदर ये क्या करेगा, वो सारे एसेट किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन थोड़े से पैसे बचा के भी रखेगा, ताकि कल नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाए या वाइंडिंग अप करे। तो फिर ये जब सारा काम कर लेगा, 15 दिन में कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाएगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद 30 दिन के अंदर ये सारे काम वो करेगा जो मैनेजमेंट ने करने थे लाइसेंस रिवोक होने के बाद। क्या रखोगे इस बात को, कहता है इन केस ऑफ डिफॉल्ट द कमीशन मे अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आपको वैसे ये सादा से अल्फाज मैंने बता दिए, लेकिन ये करेगा सब कुछ वही जो मैंने, आपने नहीं लिखने हो, आपने सिर्फ इतनी सी बात लिखनी है। वो जो नहीं कर रही कंपनी वाइंडिंग अप, वो सारा कुछ प्रोसेस नहीं कर रही, तो उसको आगे कौन करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। ये नाम याद रखिएगा कि मैनेजमेंट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी लाइसेंस रिवोक होने के बाद, तो उस एससीसीबी की तरफ, रजिस्ट्रार की तरफ से नहीं आएगा ये बंदा, ये किसकी तरफ से आएगा। ये छोटे छोटे अल्फाज आपने याद रखना है, कौन कब क्या काम कर रहा है, रजिस्ट्रार कर रहा है, एससीसीपी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, कौन कर रहा है। नहीं बेटा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, ऑफिसर की डेफिनेशन पीछे पढ़ के आए हो ना, हाँ वो भूलनी नहीं मेरे बच्चों, आप वो डेफिनेशन ही आपने भूलनी। मेंबर्स एंड ऑफिसर, मुझे बताओ ऑफिसर किसको कहते हैं, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, सीएफओ, या कोई और ऑथोराइज्ड ऑफिसर। तो जब कहीं पे भी आपके पूरे सिलेबस के अंदर लफ्ज ऑफिसर आ जाए, तो आपके दिमाग में फौरन से चैप्टर नंबर 1 वाली डेफिनेशन आनी चाहिए। ले बेटा,
तो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, कंपनी के बड़ों के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी। देखो सबके ऊपर नहीं, अब जरा देखना हुआ क्या था। ये है फर्स्ट कंपनी जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ, ये वो। ये सेकंड है जिसको एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं, सेकंड कंपनी जिसको एसेट ट्रांसफर किए जा रहे हैं, या जिसको लेटर कंपनी कह लो, जिसमें एसेट ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका लाइसेंस रिवोक हुआ था, ये अपने सारे एसेट उठा के इस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को दे दी। जब मेरे बच्चे खुश सोचेंगे यहाँ पे हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ हो, हम सब लोग मेंबर हो, और ये साथ वाला कॉलेज भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो सारे एसेट उठा उठा के लेके जा रहा है, हम कह रहे हो भाई ध्यान से, भाई ध्यान से, बड़ी मेहनत से बना। तो हम उनको क्या ये भी कह सकते हैं कि भैया देखो ये एसेट हम, वो इससे परली साइड पे भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला ही कॉलेज, हम उसको भी दे सकते थे, लेकिन हमने आपको ही दिया है, तो हमने आप पर एहसान किया है। मैनेजमेंट ये बात कर रही होगी ना उनको कि हमने आप पर एहसान किया है कि हम किसी भी एसोसिएशन को दे सकते थे एसेट। तो फिर उनको एक आयत भी पढ़ के सुनाएंगे, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान के अलावा और क्या हुआ करता है। हमने आप पर एहसान किया, तो फिर एक एहसान आप भी करो कि अब हमारे पास नौकरी नौकरियां नहीं है, तो हमें वहां पे एडजस्ट कर लो अपने साथ। अब ये लोग गंदे हैं, ये कौन है, ये गंदे हैं। वन से गंदा बंदा इज ऑलवेज ए गंदा बंदा, इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये गंदे लोग। देखो ये जो पार्टीज आती है ना, गंदी पार्टीज, एक दफा गंदी होगी इनकी हुकूमत गई, दोबारा फिर आ जाती, वही हरकतें करते हैं जो पहले कभी की थी। पहले ये लोग आए यहाँ पे मॉडल टाउन में, खुदा ना खासा यहाँ पे लोगों को दिन दिहाड़े, खवातीन को उनके मुंह पे गोलियां मारी इन्होंने। आज जब दोबारा हुकूमत मिली है तो फिर दिन दिहाड़े लोगों को खुदा ना खासा उसी तरह कत्ल कर रहे हैं जैसा पहले। हाँ, इसके पीछे कुछ और लोग भी होते हैं, गलतियां ये करते हैं, फायदा कोई और उठाता है। ये ना कहें कि यही लोग करते हैं ये सारा कुछ, कोई ना कोई घात लगा के बैठा होता है, वो वेट कर रहा होता है इस अपॉर्चुनिटी का, और जैसे उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ये काम कर देता है, उसके बाद बदनाम किसी और ने होना, तो फायदा किसी और ने उठा लिया। खैर इनको समझ आना चाहिए कि इस तरह की चीजें इस तरह के हालात में होती हैं, तो अगर इतनी सियासत करके भी इस तरह की बातें ना कोई समझे तो इससे बड़ा बेवकूफ कौन हो। लेकिन बहर लेवड़ा, ये गंदे लोग थे, ये गंदे लोग हो सकते हैं एसेट्स के साथ साथ अपने आप को भी वहीं पे ट्रांसफर कर लें, इसलिए कानून बीच में आ गया। कानून कहता है कि इस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे और जो ऑफिसर्स होंगे, अगले 5 सालों तक, देखो किसी का एहसान बुलाने के लिए 5 साल बहुत होते हैं, हम तो यहाँ पे शाम तक ही भूल जाते हैं किसी का एहसान है? लेकिन यहाँ पे कानून बनाने वालों को लग रहा है कि शायद 5 सालों तक किसी का एहसान जिंदा रहता है। तो इसलिए उन्होंने उन्होंने कहा कि जब आप किसी को एसेट ट्रांसफर करोगे तो अगले 5 सालों तक उस एसोसिएशन में जिसमें एसेट ट्रांसफर हुए यानी कि ट्रांसफरी कंपनी जो है, उसमें आप किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यानी कि ट्रांसफरर कंपनी के जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ है, उसके मेंबर्स और ऑफिसर अगले 5 सालों तक ट्रांसफरी कंपनी का किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब ये लोग पाकिस्तानी सियाने थे, इन्होंने उस कंपनी को, ट्रांसफरी कंपनी को कहा कि देखो कानून में ये तो लिखा है कि हम नहीं कर सकते, हमारी फैमिली में हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, उनको एडजस्ट कर लो। कानून बनाने वाले भी इन्हीं में से थे। उन्होंने फिर आगे एक और लाइन लिख दी, इस कंपनी के मेंबर ऑफिसर या इनके फैमिली मेंबर्स अगले 5 सालों तक उस ट्रांसफरी कंपनी में किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सबके ऊपर पाबंदी लगा दी सादा अल्फाज। याद रखोगे इस बात को, ले बेटा। अब ये चौथा सवाल है जो आप पढ़ रहे हो, 2-3 नंबर का। कहता है कि वेयर एनी एसेट ऑफ द कंपनी, एनी एसेट मतलब हो सकता है कि एक से ज्यादा एसोसिएशन को ट्रांसफर करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास भी एसेट गए, वेयर एनी एसेट ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन कंसिक्वेंसेज ऑफ द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस टू अनदर नॉन प्रॉफिट कंपनी जो भी है, द मेंबर एंड ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, इसकी बात हो रहा है फर्स्ट मेंशन कंपनी जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ, द मेंबर्स एंड ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी आर एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर में से कोई भी, कोई बच्चा हो, बड़ा हो, क्योंकि आगे जाके बड़े सारे मामला होंगे जो छोटे बच्चे के लिए मना होंगे लेकिन बड़ा बच्चा अलाउ होगा। जैसे जाके आगे डिस्कस करेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव, उसकी बेगम और उसके छोटे बच्चे उस तरह का कारोबार नहीं कर सकते जिस तरह के कारोबार में चीफ एग्जीक्यूटिव है, उस तरह की कंपनी जैसा कारोबार नहीं कर सकते। जस्ट एग्जांपल, अगर मैं सीएफई का यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और सीएफई क्या कर रहा है, सीए करवा रहा है, सीए करवा रहा है, तो मैं, मेरी बेगम और मेरे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो इस तरह का कारोबार नहीं कर सकते, ये मना होगा। लेकिन बड़े बच्चों को मना नहीं होगा, वो कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पे उसने तमीज नहीं रखी बड़े बच्चे या छोटे बच्चे या कौन, उसने कहा कि एनी फैमिली मेंबर जिस एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हुआ हो, उस एसोसिएशन का ऑफिसर, मेंबर्स या इनका कोई भी फैमिली मेंबर उस एसोसिएशन में किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसमें कोई भी एसेट गया, कोई भी एसेट गया, ट्रांसफर हुआ लाइसेंस रिवोक होने के बाद। याद रखोगे इस बात को। जी जी बेटा।
हाँ, हाँ बिल्कुल वो हो सकते हैं, बिल्कुल ये बात अगली डिस्कस होनी थी। देखो यहाँ पे जो इंप्लॉयज लोगों की बात नहीं हुई, यहाँ पे मना किसको किया, मेंबर को और ऑफिसर को, इसको ध्यान रखिएगा। है, अज्यूम कर लो कि यहाँ पे एडमिशन ऑफिस में कोई बंदा बैठा हुआ था, देखो वो ऑफिसर की डेफिनेशन में ना आ रहा हूँ, तो वो बंदा उस कंपनी में जाके कोई ओहदा एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ के जो ऑफिस बॉय हैं, यहाँ पे गेट कीपर हैं, वो उस कंपनी में जाके कोई ओहदा एक्सेप्ट कर सकते हैं, समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ दो लोगों को मना किया और तीसरा उनकी फैमिलीज को, मेंबर और ऑफिसर। तो इसलिए तो ऑफिसर की डेफिनेशन उसने समझाई थी, ताकि आप जहां पे भी लफ्ज ऑफिसर लिखा रहे अब आप उसको सुन, और कानून में जो चीज जैसे लिखी हो हमने मनोन उसको वैसे ही तशरीह करनी होती। हम खुद से कुछ ऐड लेस नहीं कर सकते। करना हो तो जाके अदालत से डिस्कस करते हैं, बहस होती है उसके ऊपर, क्या यहाँ पे ये मतलब है। जैसे कानून में एक बात लिखी हुई है कि जब वजीर आला गवर्नर को इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ, आगे कानून यहाँ पे खत्म हो जाता है कि अगर वजीर आला ने इस्तीफा देना हो तो वो गवर्नर को इस्तीफा देगा, बस इतनी बात लिखी हुई है। एक्सेप्ट का लिखा ही नहीं हुआ कि एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इतनी की बेस के ऊपर ये कल परसों का सारा पंगा पड़ा हुआ कि भाई गवर्नर को इस्तीफा दे दिया, आगे कानून खामोश है, उसका एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। हाँ, एक में उसने कहा था कि वो हाथ से लिखा हो तो हाथ से लिख के दे दिया, वो भी काम खत्म हो गया। तो इस बेस के ऊपर अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ इस्तीफा, और वो तो कल वो बुलाया उसने वेडनेसडे को, उन्होंने कल सारा कुछ खत्म करके इलेक्शन करवा दिया। अब ये मामला जाएगा अदालतों में। अदालतों में फिर आप अगर खुदा ना खासा आपके जजीरे पे इंटरनेट आता हुआ, तो थोड़ा सा कोई अदालती कार्रवाई सुनने की कोशिश करना। मैंने आपको दो तीन लोग रिकमेंड किए थे कि थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कोई खबर कोई जानना चाहते हो या पाकिस्तान के हालातों अहवाल जानना चाहते हो तो इनको सुन लिया करो। तो थोड़ा बहुत सुन लिया करो, वैसे तो शायद कुछ के न्यूज़ चैनल वो फेसबुक फेसबुक तो वैसे ही निकल के चल रही, प्रॉपर नहीं चल रही, कभी कभार आ जाती है, थोड़ी बहुत सांस है उसका कोई कोई। डरते हैं ये लोग आप लोगों से, यकीन कर लो कितना डरते हैं। सोशल मीडिया पे आप लोग ही बैठे हो ना, सारा दिन अपना टाइम जाया कर रहे हो। अच्छा, घर वालों को लग रहा है कि आप टाइम जाया कर रहे हो, उधर जी बड़े बड़े महलों में थरथली मची होती है इस सोशल मीडिया की वजह से, यहाँ पे बैठ के गंदी गंदी गालियां निकाल रहे होंगे। वापस आए, इससे पहले कि नेट चला जाए, 11 बजने वाले हैं। 11 बजे का टाइम दिया उन्होंने। खैर वापस आओ, आप कौन सा नेट पे चलते हैं, वापस आओ। हाँ, कहते हैं कि वो खुद और फैमिली मेंबर शेल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस। अब ये भी देखना मेरे को, कोई भी किसी भी तरह अगर यहाँ का डायरेक्टर वहां पे कहे कि मुझे गार्ड बना लो, है, तो मेरे बच्चे किसी तरह का कोई किसी जगह पे कोई काम नहीं करेगा। याद रखोगे इस बात को। कहता है कि एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी। लेटर कंपनी कौन सी बोला, जिसमें एसेट ट्रांसफर हुए हैं, और कितने सालों तक, 5 सालों तक। अगले 5 साल कहां से शुरू होंगे मेरे बच्चों, ये भी पेपर में पूछेगा। फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट, जिस दिन एसेट, देखो लाइसेंस रिवोक होने से नहीं, ये ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, कि लाइसेंस किस दिन रिवोक हुआ, कंपनी किस दिन वाइंड अप हुई, फलाना क्या हुआ, ना ना, जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुए थे उस दिन से अगले 5 सालों तक आप उस कंपनी में किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी भी तरह का। और मेंबर और ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर, ये छोटी छोटी बातें इनको याद रखना है मेरे बच्चों। सर हम ऑनलाइन वाले क्या करेंगे बेटा, अभी कुछ हुआ है? जब होगा तो इंशाल्लाह देख लेंगे। कहता है द मैनेजमेंट ऑफ शहीद जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड। अच्छा, लिमिटेड नहीं लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट, लिमिटेड से जान छुटी हुई थी, इनकी लाइसेंस लिया हुआ था। कहता है द मैनेजमेंट ऑफ शाहिर जनरल हॉस्पिटल, एक कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 रिसीव्ड। अच्छा, इनमें ना प्राइवेट पब्लिक ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती, वैसे वैसे ये पब्लिक होती है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये मोस्टली 3 लोग होते हैं, वैसे इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, गारंटी प्राइवेट पब्लिक कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती। खैर वापस आओ। Receive show cause notice from commission of its intention to revoke the license because the commission is satisfied that the affair of SGH are conducted in a manner prejudicial to public interest। वो इतने सारे पॉइंट्स पढ़े थे ना, मुझे बताओ ये पॉइंट कितने नंबर वाला था? ये तीसरे नंबर वाला। अच्छा, मैं इशारा कर रहा था। अच्छा, अच्छा आप लोगों ने पहले बता दिया, ठीक हो। कहता है कि एसडीएच मैनेजमेंट वाज अनएबल टू डिफेंड देयर पोजीशन। अब देखो उनको शो कॉज नोटिस मिला होगा ना कि भाई आप लोग प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट पे काम कर रहे हो, हम आपका लाइसेंस रिवोक करना चाहते हैं। तो उसको मौका दिया होगा सुनने का, लेकिन वो उसको डिफेंड करने में, अपनी पोजीशन को डिफेंड करने में, अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम हो गए। एंड फाइनली द कमीशन रिवोक्ड एसडीएच लाइसेंस ऑन 13 जनवरी 2020 को। ध्यान रखिएगा, लाइसेंस किस दिन रिवोक हुआ है? 13। अब मुझे बताओ एसेट किस तारीख तक ट्रांसफर होने हैं? अच्छा, पेपर के अंदर आपने हर महीने के प्रॉपर दिन काउंट करने हैं।
जनवरी है तो 31 तक होगा ना मेरे बच्चों। तो 13 को हुआ, तो 13 से आगे आपने ये उंगलियों के पोरों पे काउंट करने हैं 31 तक कितने दिन बनते। उसके बाद फरवरी के 29 ऐड करने, 28, सॉरी 28, सॉरी गलती होगी। लेकिन ध्यान रखना वो लीप ईयर है या कौन सा है उस लिहाज से कीजिएगा। जिस साल ये 20 है, ये तो 28 वाला होगा ना, 4 4 साल नहीं होते। अच्छा, चलो जो भी आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हो, नॉलेज वाले लोग। तो 31 28, लेकिन 31 में से 12 निकाल दो, या जनवरी के कितने होंगे बोला, और नशेया 31 तो 13 दिन, 19 28, और उसके बाद मार्च 31, कितने दिन हो गए इन्होंने कौन भी करी जाओ। उसने बेचारे ने तड़प के खुद ही आगे काउंट करके दे देना आप। ये लो, उसने डॉलर ही मुका दिए, आप लोग तो काउंट नहीं कर पाएंगे हैं। तो 90 दिन कहां तक बनते हैं बोला, 11 अप्रैल तक। अब आपने 11 अप्रैल ये इनको ना रिकनसाइल करना है। किस महीने के कितने दिन ऐड हुए, क्या रखो, आपने देखना है वहां पे रिकनसाइल करना है इसको, घर जाके अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। मैं कह रहा हूँ यही सवाल है मेरे बच्चों जो तंग करेंगे पेपर के अंदर, बाकी तो आसान बातें होंगी। जो 34 मार्क्स का तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, है जिसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ना, जो किताब में पढ़ के गए होंगे पॉइंट्स उसी तरह। ये इसीलिए तो रट्टा लगवा रहा होता हूँ अक्सर, कुछ चीजों को पॉइंट्स याद करो। ले बेटा, तो 11 अप्रैल तक सारे एसेट ट्रांसफर करने होंगे, यानी कि यहां तक कितने दिन बनते होंगे, 90 दिन। बेटा आगे कहता है एसजीएच मैनेजमेंट ट्रांसफर्ड ऑल द एसेट टू गुड आई हॉस्पिटल, एक कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनी एक्ट ऑन 3 अप्रैल 2020। कब तक जमा करवा दिया उन्होंने सारे ट्रांसफर, 3 अप्रैल तक। अब मुझे बताओ वो जो अगला फेज था, जो 15 दिन वाली कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी थी, वो 3 से शुरू होगी या 11 अप्रैल से, वो 3 से शुरू हो, ऐसे ही है ना। इन लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, दो द मेंबर एंड ऑफिसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन, अच्छा एसेट का प्लान 3 से। तो मुझे बताएं, वो कहता है कि कब तक ये किसी तरह का कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, ये जो गुड आई हॉस्पिटल में। 3 अप्रैल से शुरू हुआ क्योंकि एसेट कब ट्रांसफर हुए, 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल से लेके अगले 5 साल तक, तो 5 साल कब जाके पूरे हुए, 2 अप्रैल 2025 को, यहां पे 5 साल पूरे हुए। तो ये सिर्फ एक चीज उसने बताने के लिए एग्जांपल दी, एक तो 90 दिनों का पता चले, और दूसरा कि जैसे 13 जनवरी को रिवोक हुआ तो 90 दिन 11 अप्रैल तक। उसके बाद दूसरा उसने बताना चाह रहा था कि 5 साल कहां से शुरू होंगे, लाइसेंस जिस दिन रिवोक हुआ, या जिस दिन 90 दिन पूरे होने थे, या जिस दिन एक्चुअली एसेट ट्रांसफर हुए। जिस दिन एक्चुअली एसेट ट्रांसफर हुए उस दिन से अगले 5 साल तक कंपनी का मेंबर ऑफिसर और उनके फैमिली मेंबर किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्या रखोगे इस बात को, लो बेटा। कहता है कि अल्फला एसोसिएट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा पेपर में ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिखेगा ना तो मोस्टली यही होनी, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस के अंदर है ही कंपनी की बात हो रही है। एसोसिएशन पर्सन का मतलब यहाँ पे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली ही बात हो रही होगी। क्या रखोगे इस बात, कहता है इट वांट्स टू रजिस्टर इटसेल्फ एज लिमिटेड कंपनी बट डज नॉट विश टू इंक्लूड द वर्ड लिमिटेड इन द नेम, यानी कि वो अभी सिर्फ वो पार्टनरशिप है और वो चाहते हैं कि हम एक कंपनी बना लें, लेकिन अपने नाम के साथ वर्ड कंपनी ना लिखें, लिमिटेड ना लिखें। In view of the provision of the Company Act 2017, you are required to explain the condition that need to be satisfied before the commission may issue it and license। अब देखो यहाँ पे वो ये नहीं कर रहा कि हम लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं। यानी कि अगर कोई ऐसा सवाल भी बना दे जहां पे वो कहे कि कुछ लोग हैं वो कंपनी बनाना चाहते हैं लेकिन नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं लिखना चाह रहे, तो एक ही एक्सेप्शन है, वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। यानी कि वो पूछना यही चाह रहा है, चाहे वो ये कहे या ना कहे कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या रखोगे इस बात को, कहता है explain the condition that need to be satisfied before the commission may issue it a license and allow it to dispense with the word limited from its name। तो कंडीशन बताएं जिस बेस पे वो इजाजत दे देगा, ठीक है आप नाम के साथ लिमिटेड का वर्ड यूज ना करें। तो कंडीशन कौन कौन सी थी, मकसद वो रखना है जो बता दिए गए हैं दूसरे नंबर पे, जो कमाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के ऊपर लगा देंगे तीसरे नंबर पे, डिविडेंड पे नहीं करना, उसके बाद कोई लीगल काम नहीं करना। तो ये 4 कंडीशन है जिसकी बेस पे लाइसेंस मिलेगा। उसने अपनी तरफ से कोई एक और भी लिखी हुई है, वैसे पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये 4 ही वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। लाइसेंस ऑफ कैंसर रिसर्च एसोसिएशन, अब यहां पे तो बता रहा है कि इसको लाइसेंस मिला हुआ था।
issued under section 42 of the Company Act was revoked by the commission as the affair of CR was conducted in a manner prejudicial to public interest। अच्छा, यही पॉइंट रखता है हर जगह। लेकिन कुछ और भी तो लिख सकता था ना, ये कह सकता है इसके मेंबर्स की तादाद 3 से कम हो गई थी, इसने पूरे 1 साल तक अपने ऑपरेशन बंद रखे, इसने एक्ट के मुताबिक काम करने से इनकार कर दिया, ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, इनके मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे, कुछ भी लिख सकता है वो, याद रखना। ये ना हो कि माशाल्लाह आप कहेंगे सर इसने तो प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट लिखा ही नहीं था सवाल के अंदर। बिल्कुल देता होगा मेरे बच्चे सैलरी। देखो, जो चीज़ नहीं ना बता रहे उसके बारे में हम परेशान हैं, जो किताब के अंदर है उसके बारे में कोई परेशानी नहीं, अल्लाह तक जो किताब में है बस उसके बारे में परेशान हो, इंशाल्लाह आपकी परेशानियां पेपर में खत्म हो जाएंगी। किताब के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में परेशान होंगे तो पेपर में जाके और परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो इसलिए मेरे बच्चों, किताब पे भरोसा रखो, एक लफ्ज़ भी बाहर से नहीं आएगा, एक लफ्ज़। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, आपकी औकात ही कौन, क्या आप लोगों से एक लफ्ज़ भी कहीं और से पूछा जाए। औकात का मतलब यहाँ पे वो नहीं है, उस तरह का लफ्ज़ नहीं है, मतलब लेवल नहीं है ना उससे। अंडर द कंपनी एक्ट 2017 कहता है ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब देखो, मुझे बताओ अब क्या पूछा उसने यहाँ पे, क्या पूछा उसने? निशैया रीजन। अच्छा, सामने बैठा है तो क्या पूछा उसने? हाँ, तो ये इसलिए सरप्राइज देना था बाहर आके अपने दोस्तों को, हैं? ये बताएगा कि मैं क्या लिख के आया हूँ, देखो कितना आसान। सर ने यही कहा था ये आएगा, तो वो रीजन ही आ गए। मैंने जी पॉइंट को लेता लेता कहा, कहेगा क्या जी, दूसरा बोलेगा नहीं, वो जी किधर आ गया वहां पे। मैंने कहा, "ले, वो जी को लेता करके सर ने बोला था एक एक पॉइंट बना के लिखना है। क्यों क्लीम? पूरा नाम क्या है? कलीमुल्लाह। मैंने कहा कि वो दूसरा वो ना ना हो। ले बेटा, कहते अंडर द कंपनी 2017 ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन सीआरए इट्स मेंबर्स एंड ऑफिसर। ओहो, इसे तो और सवाल को महदूद कर दिया। उसने सारा इफेक्ट पूछा ही नहीं आपसे। उसने क्या पूछा? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन, अच्छा सीआरए पे भी है, माजरत माजरत माजरत, मैंने भी गौर नहीं की। अब देखो ना, मुझे भी गौर से पढ़ना चाहिए। उसके अपने ऊपर भी और मेंबर्स के ऊपर और ऑफिसर के ऊपर, यानी कि सारे इफेक्ट पूछ दिया उसने। देखो कितना एक लफ्ज है ये छोटू सा। और अगर ये 8 नंबर का आया तो 5 नंबर इसके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोगों से भी अगर गलतियां हो रही हैं यहाँ पे, तो पेपर में बैठ के ये गलती आपने रिपीट नहीं करनी, उसको लाजमी हर क्वेश्चन को 2 से 3 दफा तसल्ली से, आसान समझ के नहीं उसको करना, आपने तसल्ली उसको रीड करना है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो मुझसे पूछी गई। नहीं बेटा, ये अब मेरा ख्याल पता ही है आपको। जैसे लाइसेंस रिवोक हुआ, सीआरएम पे क्या इफेक्ट होगा? एक्टिविटी स्टॉप कर देगी, पैसे रिकवर कर सकती है, सॉलिसिट नहीं करेगी, लेकर आज एक्सेप्ट नहीं करेगी, 90 दिनों में एसेट ट्रांसफर लाइबिलिटी एडजस्ट करने के बाद सारे एसेट्स, और एसोसिएशन आप सिमिलर को तरजीह देनी है, फलाना करना, कुछ थोड़े से रीजनेबल अमाउंट बचा के रखनी है। जिस दिन काम हो गया 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करवा देनी है, रिपोर्ट जिस दिन एक्सेप्ट होगी फिर अगले 30 दिन के अंदर ठीक हो गया, वाइंडिंग अप होगी या लाइसेंस को रिवोक किया जाएगा। मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और ऑफिसर्स के ऊपर? हाँ, जिस एसोसिएशन में एसेट ट्रांसफर हुए होंगे उसमें किसी तरह का कोई ओहदा ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगले 5 सालों तक, ये लोग खुद भी और इनकी फैमिली मेंबर्स। और ये किस दिन से शुरू होंगे? जिस दिन एसेट ट्रांसफर हुए होंगे। तो ये मेरे बच्चे, अच्छा ये देखिए, ये था वो सवाल। वैसे हम पीछे अभी जब वो 4 पॉइंट्स पढ़ रहे थे वहां पे भी डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं उसके बताए हुए आंसर पे पहले दिन से इतना कन्विंस नहीं हूँ, बड़े अजीब से उसने चीजें बताई। कहते हैं आइडेंटिफाई एनी 4 क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच A company formed under section 42 of the Company Act 2017 differs from any other limited liability company। देखो, any other limited liability में प्राइवेट भी आ जाती, पब्लिक भी आ जाती, कोई भी कंपनी। कहता है एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी को किसी भी दूसरी कंपनी में, इन दोनों में क्या फर्क होता है वो बता रहे हैं। अब मेरे बच्चे, वहां पे जाहिर बात है पेपर किताब के अंदर कहीं पर भी इसका पॉइंट तो नहीं लिखा हुआ, टॉपिक तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिन कंडीशन की बेस पे लाइसेंस मिलता है हमें, हम उन कंडीशन की बेस पे कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको। रहना वहीं तक है जहां तक आपको बताया गया। जैसे पहली कंडीशन क्या थी बोला कि ऑब्जेक्ट इनमें से कोई होगा, तो यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट होता है, जबकि आम कंपनी किसी भी लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बन सकती है। ऐसे ना मेरे बच्चों, अगर आप सिनेमा भी खोलना चाहे खोलें, इलीगल थोड़ी है। ऐसे मेरे बच्चों, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो कमाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, वहां पे डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कहाँ पे लगाना है, क्या करना है, डिविडेंड देना है या पैसा दोबारा कंपनी में लगाना है, वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर ने ये डिसाइड नहीं करना कि डिविडेंड देना है या क्या करना है।
क्योंकि तीसरा फिर डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे ये कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे नहीं कर सकती, वहां पे तो आम कंपनियां तो कर सकती हैं। चौथा तो खैर वहां पे, अब यहाँ पे ये जरा देखिएगा जरा थोड़ा सा, मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर भी कर दूँ, तो इसको याद रखिएगा। कहता ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिहाज से मेन वही रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया 7 अल्फाज में है। ये तो वैसे ही इजाफी है कि कुछ और जोड़ लीजिएगा, अगर कुछ यहाँ पे हमारी बातों के अलावा कोई बात मिल गई तो उसको भी नोट कर लीजिएगा। कहता है फॉर्म फॉर प्रमोशन ऑफ कॉमर्स आर, वही ये तो वही मकसद के लिहाज से है मेरे बच्चों। उसके बाद दूसरा क्या, लेकिन हमने उससे लिंक करके पढ़ा है, ताकि हमें पता चले, ये रट्टा नहीं, ये नहीं कि ये इसी को याद करो, आपको वैसे लॉजिकली थोड़ा सा पता हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये भी हमने डिस्कस किया। ये अपने प्रॉफिट को क्या करेगी, ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने पर लगाएगी, वो अपने मेंबर्स में डिवाइड कर सकती है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती, ये नहीं कर सकते। यही था। यूज ऑफ नेम, मेरे बच्चे नाम के साथ वर्ड लिमिटेड, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये इसके पास ऑप्शन है, एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट। आम कंपनियों के पास ऑप्शन नहीं होता। आम कंपनी ने लाजमी तौर पर वर्ड लिमिटेड अपने नाम के साथ लिखना ही लिखना है। और लाइसेंसिंग रेगुलेशन कहता है कि मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम एससीसीबी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। सारी बातें ये लाइसेंस के बाद ही, ये एक इजाफी बात मुझे मिली है कि ये लाइसेंस के साथ ही बनेगी, बगैर लाइसेंस के नहीं। लेकिन दूसरी कंपनियों को एससीसीबी से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती इस तरह की। अब ये बातें जो कि 4 कंडीशन से ही निकाली गई हैं और ज्यादा बेहतर हैं उसकी निस्बत जो उसने वहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके जो पॉइंट इससे मैच करते हो वो आप वो भी याद रखिएगा। तो ये 4 पॉइंट्स, और उसके बाद वहां से जो पॉइंट जो भी हो उसके वो भी लिख दीजिएगा। याद रखोगे इस बात को? नहीं समझ आई बात? लो बेटा, 2 मिनट की ब्रेक है, 11 बज गए, हम देखते हैं नेट जाता है कि नहीं। तो 11 बज के 2 मिनट पे दोबारा क्लास शुरू होगी, नेट जाने का वेट करते हैं। जी जी, हाँ हाँ। जी जी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी जगहों पे कर सकते हैं। कहीं पे यहाँ पे लिखा तो नहीं, मैं खुद से तो ये चाह रहा कि मैं यहाँ पे बैठ के कानून बना, नहीं यही चाह रहे हो ना? क्या यहाँ पे लिखा कि ये जो लोग किसी और एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट में भी अगर मेंबर होंगे तो सारी एसोसिएशन के लाइसेंस रिवोक हो जाएंगे? तो मैं कैसे कह दूं? मना नहीं है किसी जगह पर। लेकिन याद रखना, मैंने एक चीज बताई थी, वन से गंदा बंदा इज ऑलवेज ए गंदा बंदा। जो बंदा यहाँ पे कोई इस तरह की हरकतें कर रहा है ना, वहां पे भी तहकीकात होंगी दूसरी एसोसिएशन में भी। और मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस तरह के लोग देखो ना, अगर एक बंदा मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, उसको ये नहीं कह रहा कि वो वहां से पैसे इकट्ठे करके ये काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हूँ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कर रहा हूँ, तो जारी बात है जहां जहां भी मेरे एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट में मैं मेंबर हूँ, सब में मुलव्वस पाया जाऊंगा। उस कॉन्टेक्स्ट में तो सारी जगहों पे जाएगा इफेक्ट उसका। लेकिन बहरहाल इसका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको खुद से वो नहीं करेंगे।
ले बेटा। ये सोशल मीडिया तो नहीं चल रहा। ले बेटा, कंपनी बनाते हैं कि अगर कंपनी बनानी हो, वैसे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया थोड़ा सा कंपनी बनाने के मामला, कि जब कंपनी बनाते हैं तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं और फिर कहाँ पे जाके उसको जमा करवाते हैं। तो लेकिन फिर भी इस तरह थोड़े से मामला जरा देखिएगा। कंपनी बनाने में ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं पर भी कुछ लोग मिलकर कारोबार कर रहे हो, मिलकर कारोबार कर रहे हो, और उनकी तादाद हो 20 के अंदर अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। ये लोग पार्टनरशिप के तौर पे कारोबार कर सकते हैं। यानी कि अगर तो तादाद कहां तक हो, 20 तक हो, 20 तक हो, याद रखना 20 से ज्यादा नहीं। अगर कुछ लोग मिलकर कारोबार कर रहे हो, एक को तो रौला ही नहीं, सोल ट्रेडर का उसका मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान में 20 लोग मिलकर पार्टनरशिप का कारोबार कर रहे हो, तो कानून कहता है कि अगर तो 20 तक की तादाद हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टनरशिप करके कारोबार कर सकते हो। लेकिन अगर तादाद 20 से इंक्रीज करके एक भी और आ गया बीच में बंदा, तादाद 21 होगी, कानून यहां पे आके इनको कहेगा कि भाई रुक जाओ, आप लोग अब पार्टनरशिप के तौर पे ये कारोबार नहीं कर सकते। यानी कि पाकिस्तान में 21 लोगों की पार्टनरशिप नहीं होती। याद रखोगे, ये पार्टनरशिप एक्ट ने कहीं नहीं मना किया इस बात से। पार्टनरशिप एक्ट में कहीं ये तादाद नहीं लिखी हुई कि पार्टनर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट भी हमने पढ़ना है। कुछ लोगों ने पहले पढ़ लिया हुआ बिलो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे जाके, कि पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम पार्टनर्स की तादाद कितनी हो सकती है। ये कंपनी एक्ट 2017 बताता है कि पार्टनर्स की तादाद कितनी हो सकती है। यानी कि कंपनी एक्ट 2017 कुछ कारोबार को मजबूर करता है कि अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दें, फिर लाजमी तौर पे आपको एज ए कंपनी मेरे मुताबिक रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसा कारोबार पार्टनरशिप का जहां पे 20 से तादाद बढ़ जाए, तो वहां पे कौन जाएगा? कंपनी एक्ट 2017 जाएगा, और कंपनी एक्ट 2017 जाके उनको कहेगा कि सर आप अब इस कारोबार को पार्टनरशिप के तौर पे नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश की तो आपका नाम होगा इलीगल एसोसिएशन। क्या नाम होगा? इलीगल एसोसिएशन। यानी कि एसोसिएशन हो आप, एसोसिएशन का मतलब ही क्या है? जहां पे कुछ लोग एसोसिएट हो गए, आपस में मिलकर कारोबार कर रहे हैं, उसको एसोसिएशन कहते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जाके उसको कहेगा कि सर आप लोग 20 से बढ़ गए हो, आज के बाद आप इलीगल एसोसिएशन हो। इससे नुकसान क्या होगा? ये कभी किसी से कोई कानूनी तौर पे अपना हक नहीं ले सकेंगे। हाँ, इन पर केस हो सकेगा, इनको चपेड़े पड़ जाएंगे, लेकिन ये किसी को चपेड़े मारने के काबिल नहीं होंगे। इनके सारे कानूनी हकूक खत्म कर दिए जाएंगे। अब वो कहेंगे सर अगर हम 21 हो गए तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो कंपनी एक्ट 2017 कहेगा अब आप लाजमी तौर पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं अंडर कंपनी एक्ट 2017, फिर ही कारोबार कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए मैक्सिमम, अगर कंपनी नहीं है तो मैक्सिमम कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? 20 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अगर 20 से 21 हो गए तो इलीगल एसोसिएशन बनने की, यानी कि अब भी अगर वो कारोबार करना चाहते हैं इकट्ठे हो गई, तो उनको क्या बनाना पड़ेगा? उनको कंपनी के तौर पे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। याद रखोगे इस बात को। तो कहता है कि नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी, कोई भी इदारा, तो फिर सारे अल्फाज बोल दिए कि जिस मर्जी नाम से आप, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, यानी कि लोग मिलकर कारोबार एक्टिविटी कर रहे हो, या कोई पार्टनरशिप हो, या कोई एंटिटी हो, कोई भी इदारा हो। एसोसिएशन पर्सन का मतलब एसोसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, वो तो होती कंपनी, ऐसे ना मेरे बच्चों, उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वो तो कंपनी होती है बैकएंड में। नो एसोसिएशन पार्टनरशिप या कोई भी इदारा कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20 पर्सन। अच्छा, पर्सन की यहां पे बात हुई है। पर्सन से मुराद नेचुरल भी होंगे और आर्टिफिशियल भी होंगे। कोई बेशर्म बोलने लगा था लीगल पर्सन, मतलब लीगल भी शामिल होंगे और कोई, हालांकि लीगल पर्सन मतलब ये दोनों ही होते हैं उसमें, ऐसे ही है ना? ठीक हो गया। तो कोई भी लोग अगर वो 20 से ज्यादा हो, शेल बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। कहता वो किसी भी बिजनेस को करने के लिए पाकिस्तान में बने हो, दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी। और उनका मकसद क्या हो? कहीं ना कहीं कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाना हो। सारी बात, लोग क्यों इकट्ठे हुए होंगे? कुछ कमाने के लिए इकट्ठे हुए होंगे। यानी कि कोई भी लोग जो कुछ कमाने के लिए आपस में, उनका मकसद क्या हो कि हम कुछ कमाएंगे,
उस मकसद के लिए अगर उन्होंने एसोसिएशन पार्टनरशिप एंटिटी बनाई है तो उनको इस तरह काम करने की इजाजत नहीं होगी, या कोई इंडिविजुअल मेंबर्स देयर ऑफ या आर बाय द इंडिविजुअल मेंबर देयर अनलेस इट इज रजिस्टर्ड। खैर अल्फाज जरा दोबारा पढ़िए। कह रहा है कि कोई एसोसिएशन पार्टनरशिप एंटिटी जिसमें 20 से ज्यादा लोग हैं, shall person shall be found for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association partnership or entity or by the individual। यानी कि अगर कोई कुछ भी लोग इकट्ठे होकर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जिसका मकसद कमाना हो, चाहे उस एसोसिएशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, एंटिटी के लिए, चाहे उनका मकसद कमाना हो किसी इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सब मिलकर कुछ कमाने के लिए इकट्ठे हुए हों, चाहे कुछ इंडिविजुअल्स मेंबर्स के कमाने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 20 से ज्यादा लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे होंगे, जब तक वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा लेंगे कंपनी एक्ट 2017 के तहत, वो कारोबार या वो एक्टिविटी नहीं कर सकते अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2017 एंड एनी वायलेशन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल एज मेंशन्ड बिलो। यानी कि सादा अल्फाज में, अल्फाज चाहे थोड़े से ज्यादा लिखे होंगे, बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर 20 से ज्यादा लोगों को कंपनी के अलावा कोई कारोबार करने की इजाजत, कारोबार कारोबार होता ही कुछ कमाने के लिए है, तो 20 से ज्यादा लोगों को कोई कारोबार करने की इजाजत कंपनी के अलावा नहीं है। क्या रखोगे? पाकिस्तान में मैक्सिमम 20 तक लोग इकट्ठे होकर कारोबार कर सकते हैं बगैर कंपनी बनाए भी। लेकिन अगर तादाद 20 से ज्यादा होगी, अब उनको लाजमी तौर पे क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी बनाएंगे, फिर ही वो कारोबार कर सकते हैं, अदरवाइज वो कारोबार नहीं कर सकते। अगर किसी ने कारोबार करने की कोशिश की 20 से ज्यादा इकट्ठे हो, कंपनी ना बनाई, तो फिर मेरे बच्चे वो वायलेशन कंसिडर होगी और उसकी सजा होगी। और सजा क्या है नीचे उसने बता दी, ये पूछेगा पेपर के अंदर कि सीएफई में आज क्लास जब खत्म हुई तो 25 लोगों ने मिलकर कारोबार शुरू कर दिया है, तो बताएं इसके क्या कंसिक्वेंस, इफेक्ट क्या होगा या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? हम एक तो इनको बताएंगे कि ये अगर कारोबार करना चाहते थे तो क्या बनाना था, इनको इनको कंपनी बनानी थी। अब अगर इन्होंने कारोबार शुरू कर दिया है तो जाहिर बात है कि इन्होंने एक गैर कानूनी काम किया है, ये एक ऐसा गुनाह किया है जो पनिशेबल है। तो उसके लिए क्या सजा मिलेगी? ए पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल बी लायबल टू ए पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ लेवल 1। अच्छा मेरे बच्चे, यहाँ पे हमारे सी लॉ के अंदर जब पेनल्टी की बात करेगा ना, वो बोला करेगा यहाँ पे सजा मिलेगी इसको लेवल 1 की पेनल्टी होगी, या लेवल 2 की पेनल्टी होगी, या लेवल 3 की पेनल्टी होगी, इस तरह करके लफ्ज बोला करेगा ये। अब अदालत में अगर ये मामला जाएगा ना, अजीम कल मैं जज बैठा हूं और मेरे सामने कुछ मुलजिमों को लेकर आया गया और उनको उनके बारे में मैंने पूछा कि हाँ जी क्या गुनाह किया, वो कहेंगे ये सर 25 लोग थे, ये मिलकर कारोबार कर रहे थे और कंपनी नहीं बनाई थी। अब मैं जब कानून की किताब खोलूंगा एज ए जज, तो वहां पे मैं देखूंगा इस जुर्म की सजा क्या है, तो वहां पे लिखा होगा कि अगर इस तरह के लोग कुछ कारोबार कर रहे हो तो उनको लेवल 1 की पेनल्टी पड़ेगी उनके ऊपर, यानी कि मैक्सिमम लेवल 1, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया गया होगा कि लेवल 1 से मुराद क्या है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं इतने इतने लाख इतनी सजा ये वो नहीं, सिर्फ लेवल 1 लिखा होगा कि इस गुनाह की सजा क्या है, लेवल 1। अब लेवल 1 में मेरे बच्चे क्या होगा कि वहां पे बात ये जो इनको फाइन होगा वो चंद 100 से शुरू होके हजारों तक जा सकता है, हजारों तक जा सकता है लेवल 1 में। लेवल 2 में जो सजा होती है ये जज की मर्जी है, जितने मर्जी, चाहे 500 में काम खत्म कर दे, चाहे 2000 3000, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती है इसमें सजा, बात लाखों में तो जा ही नहीं सकती। अगर दूसरी हम लेवल 2 की बात करें तो शायद बात हजारों से शुरू होके ज्यादा से ज्यादा कोई लाखों में चली जाएगी। जज को पता होगा लेवल 2 की पेनल्टी है यहाँ पे, तो 100 में सजा नहीं होगी, हजारों में होगी और लाखों में भी जा सकती है। और अगर लेवल 3 की पेनल्टी होगी, जज को पता होगा यहाँ पे बात लाखों से शुरू होकर मिलियंस में जा सकती है, यानी कि यहाँ पे 100 और हजारों में सजा नहीं होगी। तो सिर्फ लेवल बता दिए जाते हैं, यहाँ पे अमाउंट नहीं बताई। तो आपने जिस तरह जो चीज बताई गई हो उसी तरह याद करना है। और जो हमारे पूरे सी लॉ के अंदर कहीं पर भी जो लेवल के अलावा सजा होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे कैद बताई जाएगी, जहां पे कोई और जुर्माना बताया जाएगा, इतना जुर्माना होगा, इतनी कैद होगी, ये होगा वो होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर के लिहाज से। ये इतना अहम नहीं होता लेवल 1, लेकिन फिर यहाँ पे तो पूछ सकते हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। लो बेटा, मुझे ये बताएं कि जो अगर कोई 20 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करेंगे तो क्या उनको कारोबार करने की इजाजत है इजाजत, लेकिन कैसे? कंपनी बनाकर। अगर उन्होंने वायलेशन की और कंपनी ना बनाई और 20 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करते रहे, क्या इफेक्ट होगा, उसकी सजा क्या होगी? उसको लेवल 1 की पेनल्टी। आपने जहां आगे नहीं लिखना शुरू कर देना 100 से लेकर हजारों तक, सिर्फ क्या बताओगे? लेवल 1 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल, कोई स्केल है उसमें लेवल 1 की, लेवल 1 2 3 ये स्केल लिखे हुए, स्टैंडर्ड लिखे हुए, तो वो उस स्केल के अंदर ये जो लेवल 1 है उसको इस तरह के गुनाह में लेवल 1 की सजा होगी। एंड आल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। वो तो वैसे भी होगा, या तो पार्टनरशिप होगा या वो सोल ट्रेडर तो नहीं होगा, खैर पार्टनरशिप टाइप का कोई कारोबार होगा ना,
तो उसमें तो लाइबिलिटी वैसे भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन बहरहाल उसने ये कोई कमाल नहीं किया बहरहाल। लेकिन जब आपसे पेपर में पूछेगा, आपने दोनों बातें बतानी है कि पेनल्टी क्या होगी लेवल 1 की, एक तो ये होगी, उसकी सजा होगी जो जुर्माना वगैरह होगा, और दूसरा क्या होगा, जितने भी उस बिजनेस के एसेट्स लाइबिलिटीज होंगी, उस लाइबिलिटी के लिए वो बंदा पर्सनली लायबल होंगे जो भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। ये दोनों बातें आपने लिखनी है, तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। सवाल क्या दे देगा, छोटा सा सिनेरियो दे देगा कि 23 लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे हैं और कंपनी नहीं बनाई हुई, इसका डिस्कस कर दें। तो क्या डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे कि 20 से ज्यादा लोग तो बगैर कंपनी बनाए हुए काम ही नहीं कर सकते। अगर ये लोग 20 से ज्यादा हैं और कंपनी बनाए बगैर काम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इसकी ये एक वायलेशन कंसिडर होगी, एक ऑफेंस होगा। और उस ऑफेंस की सजा क्या होगी, लेवल 1 की पेनल्टी होगी, और जितनी भी उस कारोबार की लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए ये लोग पर्सनली लायबल। तो यहां तक लिखोगे तो मेरे बच्चे आंसर कंप्लीट हो। याद रखोगे इस बात को। लो बेटा, एक्सेप्शन आई कैप को हमेशा बड़ी पसंद होती है। एक और चीज, ये पहले क्यों आ गई, खैर पहले एक्सेप्शन पढ़ते हैं फिर इसको देखेंगे। जी They will be personally liable for all the liabilities of the business. इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि they'll have unlimited liability. नहीं, जो उसने लिखा वही लिखो। मतलब बात तो भी है। वो तो वही लिख दो ना, फिर बात ही एक ही है, तो फिर आप उसमें क्या मसला है? दिल को तसल्ली देने वाला मामला है ना। तो दिल को ज्यादा बेहतर तसल्ली तब होगी जब वही लिख दोगे जो पेपर में लिखा हुआ किताब में। हालांकि वो लिख सकते हो, इट्स ओके। लेकिन पेपर वाला जब चेक करने के लिए वो कहेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी का तो लिखा ही नहीं ऐसे होगा नहीं। वो भी सही है। ले बेटा वापस आए, मैं हाफिज जी ਨੂੰ बुला लेना, ਇੱਥੇ बैठे ने टीएलपी वाले। ले बेटा एक्सेप्शन जरा देखिएगा। द ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज ए कंपनी इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सर ये तो जुल्म है। हम लोगों ने सारी क्लास वालों ने सोचा हुआ था कल इंशाल्लाह सीए क्वालिफाई करेंगे और मिलकर एक फर्म बनाएंगे। तो सर ये तो काम खराब हो गया, 20 से ज्यादा लोग तो इकट्ठे नहीं हो सकते, हमारे तो अरमान अभी से मट्टी हो गया सर। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप सीए करो सही, आपके लिए एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे मेरे अच्छे 4 एक्सेप्शन हैं। इन लोगों में ये चाहे जितने मर्जी लोग हों, ये 20 से बढ़ भी जाएं, ये कारोबार कर सकते हैं, इनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। 4 तरह के लोग कौन कौन से, पाकिस्तान, देखो उसने वहां पे लफ्ज बोला था कि 20 से ज्यादा लोग हों तो लाजमी तौर पे अपने आप को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करना। लेकिन पाकिस्तान में क्या सिर्फ कंपनी एक्ट ही रजिस्टर्ड होने के लिए कुछ और इदारे और कवानीन भी तो है ना। बैंकिंग ऑर्डिनेंस की बात हुई थी या कुछ और लॉज की बात हुई थी जिसमें कुछ इदारे रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल उसे, जिनके बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सादा अल्फाज में, बॉडी कॉर्पोरेट में एक के अलावा जो कंपनी के अलावा जो बाकी दोनों में रजिस्टर्ड होकर पाकिस्तान में काम कर रहे होंगे, वो चाहे जितने मर्जी हो। बॉडी कॉर्पोरेट में कितने तरह के, 3 तरह के लोग थे। कंपनी एक्ट वाले जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही हूँ वो भी, और पाकिस्तान में ही स्टैट्यूटरी बॉडी जो खास कवानीन में रजिस्टर्ड हुई। तो कंपनी को छोड़ के बाकी जो दोनों हैं पाकिस्तान में, वो कंपनी बनाए बगैर भी कारोबार कर सकते हैं 20 से ज्यादा, उनके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। याद रखोगे इस बात को। तो पहला तो उसने वो जो बॉडी कॉर्पोरेट वाले थे वो दोनों पॉइंट्स यहां पे ले आया। एनी सोसाइटी बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को जारी बात है छोड़ के, पार्टनरशिप का कुछ और मामला है वो यहां पे पढ़ेंगे। Any society, body or association other than partnership formed or incorporated under any law for the time being in force in Pakistan। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड हुए हों जो भी इदारे कंपनी एक्ट के अलावा, वो भी, उनको भी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाने की अपने आप को ज्यादा जरूरत नहीं है। याद रखोगे। अब अगली बात आ गई, अगर एक खानदानी कारोबार चल रहा हो, एक फैमिली, जॉइंट फैमिली हो, और वो अपना खानदानी कारोबार लेकर चल रहे हो, चाहे 200 लोग हों, तो उनको मेरे बच्चे अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। तो जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, सादा अल्फाज में याद रखोगे इस बात को। ये लाइन याद रखनी है कि अगर फैमिली कारोबार हो तो जितने मर्जी लोग हों वो कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे अगर 2 फैमिलीज, देखो एक फैमिली है चाहे वो उसमें जितने मर्जी लोग हो जाए, एक फैमिली हो, जितने मर्जी लोग हो जाए, ये अपना कारोबार बगैर कंपनी बनाए चला सकते हैं। लेकिन अगर एक फैमिली दूसरी फैमिली से पार्टनरशिप करेगी, फिर वहां पे दिक्कत आ गई। कानून कानून कहता है कि अगर 2 फैमिलीज, फैमिली नंबर 1 और फैमिली नंबर 2 और फैमिली नंबर 420, फैमिली नंबर 1 और फैमिली नंबर 2, अगर ये दोनों आपस में पार्टनरशिप करके कारोबार करेंगे, तो फिर बच्चों की तादाद निकाल के, अगर तादाद बड़ों की 20 से ज्यादा ना हो, तो फिर ये भी कारोबार लेकर चल सकते हैं। लेकिन याद रखना बच्चे निकाल देने हैं, यहाँ पे सारे लोग काउंट नहीं करने, बच्चों को निकाल के खवातीन भी काउंट होंगी, मर्द भी काउंट होंगे। और अगर इन दोनों की पार्टनरशिप में तादाद 20 से ना बढ़े, बच्चों को निकाल के, तो इट्स ओके, इनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत। इसका मतलब जब एक फैमिली का कारोबार हो ना, उसमें बच्चे बड़े सारे शामिल होते हैं।
लेकिन जब दो फैमिलीज आपस में पार्टनरशिप करें, उसमें बच्चों को निकाल के तादाद कौन करनी, 20 से ज्यादा तो नहीं। अज्यूम कर लो कि आज एक बच्चा है, उसकी उसने आज आखिरी दिन है उसका 18वें 17वें साल का, कल उसने 18वें साल का हो जाना, और पहले दोनों फैमिलीज को मिला के जो तादाद है वो 20 है, और कल ये बच्चा भी 18 साल का हो जाएगा और तादाद 21 हो जाएगी। अब इस बच्चे का क्या करें? यही हल है। नहीं तो इसने सत्यानाश कर देना मेरे बच्चे सारे स्ट्रक्चर का। तो बेहतर यही है कि इसको, हाँ, इसका कोई बंदोबस्त कर दिया जाए। लेवड़ा कहता है कि पार्टनरशिप ऑफ टू और मोर जॉइंट फैमिलीज वेयर द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सच फैमिलीज एक्सक्लूडिंग द बच्चे डज नॉट एक्सीड 20। याद रखोगे, यानी कि बच्चों को निकाल के अगर बड़ों की तादाद, अगर देखो पार्टनरशिप अगर तो एक फैमिली है ना, चाहे 300 लोग हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे। लेकिन अगर दो फैमिलीज आपस में मिलकर कारोबार करेंगी तो फिर बच्चों को निकाल के तादाद मैक्सिमम कितनी लाओ है, 20 ही लाओ। लेवड़ा उसके बाद, क्योंकि हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद पार्टनरशिप कहता है कि अगर प्रोफेशनल्स की फर्म हो तो प्रोफेशनल्स की फर्म पे 20 की तादाद वाला रूल अप्लाई नहीं होता, वो जितने मर्जी इकट्ठे हो जाए। मुझे मेरे बच्चे आप बताएं, इंशाल्लाह आप तो प्रोफेशन बनने जा रहे हो ना, अभी बने तो नहीं, बनने जा रहे हो, इसलिए आप प्रोफेशन वाली हरकतें करते भी नहीं। तो आप तो प्रोफेशन बनने जा रहे हो, तो जब प्रोफेशन बन जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग चाहे पूरी की पूरी क्लास इकट्ठे हो गए आप फर्म खोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं पार्टनरशिप फर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिस एज ए लॉयर। अच्छा देखो प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन। लेकिन अकाउंटेंट्स भी याद रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी वाले, जिनके पीछे कोई बॉडी हो जो उनको सर्टिफिकेट देती है। तो इस तरह की मामला जो उनको अपना मेंबर बनाती हो, और मेंबर बनाने के बाद अगर वो मेंबर ऐसी वैसी हरकत करे उसकी मेंबरशिप कैंसिल करती हो, तो ऐसी बॉडीज को हम प्रोफेशनल बॉडीज कहते हैं, जिनके लोग मेंबर हों, यानी कि वो एक खास तरीके का से लोगों को अपने मेंबर बनाती है वो बॉडी, और मेंबर बनाने के बाद उनके ऊपर उनके कोड ऑफ एथिक्स वगैरह वो चीजें अप्लाई होती हैं। अगर वो मेंबर कोई ऐसी वैसी हरकत करे उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती हो। जिस मामले में यहाँ पे इस तरह के मामला चल रहे हो जिस बॉडी के अंदर भी, उस बॉडी के मेंबर्स को प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर्स कहा जाता है या प्रोफेशनल बॉडी कहा जाता है। जैसे ये पंजाब यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे हेले कॉलेज है, ये फलाना है, वहाँ से लोग बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करते हैं, सारा कुछ करके निकलते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर हेले कॉलेज से बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके निकले, आप हेले कॉलेज के मेंबर बन जाते हैं? बस डिग्री मिली है वहाँ से, अब जो मर्जी करो, कहीं से मास्टर शास्त्र किया हो, आप उस यूनिवर्सिटी के मेंबर नहीं बनते। तो आप क्योंकि अगर वो यूनिवर्सिटी के आप मेंबर नहीं बनते, इसका मतलब वो प्रोफेशनल बॉडी नहीं है। तो याद रखना है, कह रहा है कि पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन ए प्रैक्टिस एज ए लॉयर, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन वेयर प्रैक्टिस एज ए लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज नॉट परमिटेड अंडर द रेलेवेंट लॉज और रेगुलेशन फॉर सच प्रैक्टिस। वैसे मेरे बच्चे ये जो प्रैक्टिस होती है, चाहे लॉयर्स की हो चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हो, इनको लिमिटेड लायबिलिटी के साथ प्रैक्टिस करने की वैसे ही इजाजत नहीं होती, इनकी लायबिलिटी वैसे ही अनलिमिटेड होती है। तो वैसे भी मेरे चाहिए सादा अल्फाज में इनको यहाँ पे कहना चाहिए था, जो प्रोफेशनल्स की फर्म होती है उसमें कोई तादाद में किसी तरह की कोई लिमिट नहीं होती। अब दोबारा एग्जांपल के पीछे आइएगा जो हम छोड़ गए हैं। कहता है इन एन एमबीए क्लास 28 क्लास फेलो डिसाइडेड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एडवाइजर्स। वो एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें वो मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट एडवाइजर का काम करेंगे। दे कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर सच पार्टनरशिप शैल बी पनिशेबल। खैर उसने बता दिया, देखो ये प्रोफेशनल की फर्म तो है नहीं। अगर ये यहाँ पे लिखता कि कुछ स्टूडेंट्स हैं या सीए की क्लास के जो लोग हैं, लेकिन वो भी सीए करने के बाद स्टूडेंट नहीं, कि 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उन्होंने मिलकर एक फर्म बनाने का सोचा है, तो ये मेरे बच्चे फर्म कौन सी होगी, ये प्रोफेशनल्स की फर्म होगी। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है, जितने मर्जी लोग इकट्ठे होकर फर्म बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेशनल्स ना हो, मैंने आपको बता दिया प्रोफेशनल्स कौन होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, बैंकर्स भी इस तरह के हो सकते हैं। तो कहता है कि ये लोग क्योंकि प्रोफेशनल नहीं है और 28 लोग मिलकर कारोबार कर रहे हैं, द कैरिंग ऑन बिजनेस अंडर सच पार्टनरशिप शैल बी पनिशेबल ऑफेंस, दे शुड फॉर्म द कंपनी अंडर कंपनी एक्ट 2017। ये थोड़ी बहुत समझाइए इस बात की, ये 28 लोग मिलकर क्यों कारोबार नहीं कर सकते थे, क्योंकि मना है। पाकिस्तान में 20 से ज्यादा लोगों को मिलकर कारोबार करने से मना है, जब तक वो कंपनी ना बना ले, स्वाय 4 एक्सेप्शन के। उन 4 एक्सेप्शन में ये जो एमबीए वाले, पहली एक्सेप्शन क्या थी, किसी और लॉ में रजिस्टर्ड हुए वो तो थे नहीं। दूसरी एक्सेप्शन क्या थी, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस हो, वो तो था ही नहीं। तीसरी एक्सेप्शन क्या थी कि दो ज्वाइंट फैमिलीज आपस में पार्टनरशिप करें, वो भी नहीं था। और चौथी एक्सेप्शन क्या थी कि जहां पे प्रोफेशनल्स की फर्म हो, प्रोफेशनल ये थे नहीं, और 20 से ज्यादा भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। याद रखोगे इस बात को बेटा। सर अगर 3
कंपनीज एनपीओ में कोई मेंबर है और एक का लाइसेंस गया तो वो बाकियों में तो ड्यूटीज परफॉर्म कर सकता है? बेटा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉ में कुछ लिखा ही नहीं हुआ था इस तरह की चीज। अभी यही बहस हो रही थी उस बच्चे के साथ भी। हम नया कानून खुद नहीं बनाएंगे मेरे बच्चों। आपको लग रहा है कि उस्ताद जो उस्ताद ही होता है, इससे जो मर्जी पूछ लो, तो मेरे बच्चे ये नहीं होगा। जो चीज यहाँ पे कानून में बताई गई होगी मैं उसी की इंटरप्रिटेशन करके आपको बता सकता हूँ। अपनी तरफ से ना कुछ ऐड कर सकता हूँ ना कुछ कम कर सकता हूँ। ले बेटा खैर वापस आए। कहता है कि ग्रुप ऑफ 130 पर्सन फॉर्म ए हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन मुल्तान एंड गॉट इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1985। मतलब मुझे कैसे छुपाऊंगा इसको? देखो ना, ये क्या, ये सही हो गया। अब मुझे बताओ, क्या इनको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करने की जरूरत है? क्यों? ये ऑलरेडी किसी कानून में रजिस्टर्ड हुए हैं। पाकिस्तान में जो इदारा भी देखो वहां पे इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन निकाला था, है क्योंकि ये भी किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन उनको कहा था कि इनको हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। हम यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट को थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे किसी भी एसोसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इनको पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड होना चाहिए कि नहीं। कहता है कि जब एक चीज बता दी, बकवास कर दी पहले पॉइंट के अंदर ही एक्सेप्शन में, कि पाकिस्तान में जो किसी भी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो गया इदारा उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, तो नहीं है। अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड तो इट्स ओके। नहीं समझ आई मेरा ख्याल? A registered Hindu undivided family of 70 member is carrying on joint family business। क्या पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर्ड होने की जरूरत है? वो खानदानी कारोबार लेकर चल रहे हैं, इट्स ओके। देखो हमारे मुल्क में बड़े सारे खानदान हैं, तो ये ना कहना कि सर ये हम पाकिस्तान में इस तरह क्यों पढ़ रहे हैं। बड़ी सारी फैमिलीज हैं मेरे बच्चे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले तो कोविड से पहले तो फिजिकली आके पढ़ा करते थे, क्योंकि रुझान ही फिजिकल हुआ करता था। सिंध से खास तौर पे वो बच्चे आया करते थे। लेकिन अब जब का ऑनलाइन हुआ तो उनके लिए, बच्चों के लिए कम से कम आसानी ही पैदा होगी। अब वो वहीं पे बैठ के उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह करे वो पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन वाले आपको पता किस तरह का पढ़ते हैं। लो भाई सीए क्वालिफाई कर लिया। देखो स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, सीए क्वालिफाई करने की बात हो रही है। कहता है कि 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइडेड टू फॉर्म है। देखो 28 से इसको पता नहीं लफ्ज क्यों पसंद है, यहाँ पे 28 ही ठीक हो गई। लगता है 28 लोगों ने रल के इसको फेंटा लगाया हुआ इस बंदे जिसने किताब लिखी। कहता आफ्टर क्वालिफाइंग सीए 28 चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसाइडेड टू फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म टू प्रैक्टिस कलेक्टिवली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961। ये अब आपको पता चला वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961। रट लो भैया, आपकी ये बॉडी किस कानून के तहत बनी हुई है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 के तहत बनी हुई। प्रोहिबिट्स टू प्रैक्टिस एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद लिमिटेड लायबिलिटी। हमारा कानून ही कहता है कि हमें लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पे रजिस्टर्ड होकर काम करने की वैसे ही इजाजत नहीं, हम कंपनी बना के कारोबार कर ही नहीं सकते। सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर द लॉ। यानी कि सादा अल्फाज में लफ्ज लिखना चाहिए प्रोफेशनल्स की फॉर्म। कोई भी प्रोफेशनल्स की फॉर्म हो जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी अलाउ नहीं होती वैसे भी, उनको वो वैसे मिलकर ये इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं। लो बेटा, मोड ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी। अगर हम कंपनी, देखो अभी हम चैप्टर नंबर 1 हमने स्लो रखा है, याद रखिएगा, जानबूझ के रखा है क्योंकि मेरे बच्चे ये बेस है। अब जो बातें हम यहाँ पे पढ़ लेंगे वो बार बार बाकी चैप्टर्स में भी रिपीट होंगी, तो हमारे लिए थोड़ा सा स्पीड अप होना आसान होगा। अगर मैं यहाँ पे पढ़ा देता तो हमने वैसे ही सारे सिलेबस में पढ़ के ही रहना, तो फायदा है। तो याद रखना, मेरी कभी भी कोशिश नहीं होती कि हम यहाँ पे सिलेबस खत्म करें। एक ही कोशिश होती है कि हम सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को तैयार कर लें। तो सब्जेक्ट तैयार करना है तो मेरे बच्चे थोड़ा सा साथ रहिएगा, कोई मसला नहीं। अगर नवंबर आखिर पे आपको कहा था कि सीलॉ का खत्म हो जाएगा कोर्स, कोई दिक्कत नहीं, अगर दिसंबर शुरू में एंड हो जाता है। लेकिन आपकी क्लासेस 31 जनवरी को बीलॉ सीलॉ दोनों खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। फरवरी की कोई क्लास नहीं होगी, जो कि एक नॉर्मल तरीकाकार होता है। 31 जनवरी तक सिलेबस आपका खत्म करें तो है। अरे तेरी रिवीजन का बोला मैंने? नहीं बोलना, लॉ पढ़ रहे हो ना, स्पेसिफिक रहना। सिलेबस खत्म हो गया एक दफा, चले वापस आओ, टाइम ना जाया करो अपना भी और मेरा भी। 3 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए। लो बेटा, कहता कि अगर कंपनी बनाना चाहे तो मोड ऑफ फॉर्मिंग कंपनी क्या है। कहता कि अगर 3 लोग बैठे हो, 3 दोस्त बैठे हुए थे नहर के किनारे, सोच रहे थे कि भैया कंपनी बना के कारोबार करेंगे। आप लोग इनको मशवरा दो, ये कौन सी कंपनी बना सकते हैं? 3 लोग हैं, क्या सिंगल मेंबर बना सकते हैं? सर बना सकते हैं, दोनों को पकड़े ऐसे फेंक के नहर में, सिंगल मेंबर हो सकती है ना ऐसे? निश्चय हो। तो 3 लोग हैं, सिंगल मेंबर तो नहीं बन सकती। क्या प्राइवेट कंपनी बन सकती है? प्राइवेट बन सकती है, 50 तक तादाद होती है ना, तो प्राइवेट भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। लेकिन आपने एक ही बताना है, एक ऑप्शन अगर इनके पास हो तो ये कौन सी कंपनी बना सकते हैं? पब्लिक बना सकते हैं। एक ऑप्शन, अगर 2 लोग बैठे हो नहर के किनारे, इनको कह सकते हो पब्लिक बना लो, क्योंकि ये तो बना ही नहीं सकते, ये तो लोग ही 2 हैं।
तो ये बनाएंगे कौन सी, अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, ऐसे ही ना, सिंगल मेंबर भी नहीं बना सकते, पब्लिक भी नहीं बना सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर एक ही बैठा हुआ है, हाँ वो कारोबार करना चाहता है कंपनी बना के, तो कहोगे पब्लिक बना ला प्राइवेट बना ला, ऑप्शन ही को नहीं, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है प्राइवेट का, वो भी सिंगल मेंबर वाला। तो कल बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टेस्ट होगा आपका, वैसे मेरा ख्याल है कल खत्म हो जाएगा, कल खत्म करके परसों टेस्ट लेते हैं। आपके दो टेस्ट हुए हैं अभी तक इस चैप्टर के, एक ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव नॉलेज बेस्ड। अब जो अगला होगा मेरे बच्चे टेस्ट, वो होगा ऑब्जेक्टिव और वो होगा एप्लीकेशन बेस्ड और नॉलेज, दोनों मिक्स मिक्स ही होगा। और भी है। वकास मुश्ताक, बेटा जिसको टेस्ट मिलता जाता है वो जाता जाए, 20 नंबर है। अब्दुल्ला चौहान, ये यहाँ पे जल्दी बेचारे, ये कितने नंबर हैं इसके? मोहम्मद उस्मान, 20 नंबर। आप लोग जाते जाओ, जिसको टेस्ट मिल रहा, वो बच्चा रुके ना यहाँ पे, और दफा हो जाओ। फजल राणा, फजल राणा, इतना कुछ लिखने, जुल्करनैन, माहम, बेटा है, सायरा, 100 रुपये लेकर आए, दो बेटी, कोई और बच्चा भी है? दो, 50 रुपये दो। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया भैया आपने? चलें, मसब, मसब 20 नंबर। अब्दुल्ला नजीर, 19 नंबर है। मोहम्मद शहजाद, 25, ये भी 25 नंबर, यही है ना? आप लोग जाओ बेटा, ओए आपको टेस्ट मिला, तो फिर जा किधर है तो बैठ जाना पुत्र, तुम बैठाए लेवल नहीं हो गया था। आप लोगों की जेबें हौली करके भेजेंगे आज। मोहम्मद अरहम कलीम, शाहजेब, जाते जाओ मेरे बच्चों, जाते जाओ आप लोग। रमजान, 19। और चौधरी किधर? अच्छा, कलीमुल्ला, जाते जाओ कलीम। मोहम्मद वसीम, बेटा जाते जाओ आप लोग, जिनको टेस्ट मिला है बस वो। ये अब्दुल्ला नजीर, तो ये अब नहीं करेगा ना, उस दिन तो बताया नहीं था उसको। नहीं, लेकिन वो उससे कल डिस्कस हुआ है ना। भाई रुको पाजी, और रुको रुको बैठो, आप किधर जा रहे? दफा हो जाए ना, इतनी सोली रोली रोली क्यों जा रहे हैं, स्पीड पे जा। अब अहमद सदीक है कोई? नहीं है, रहने दो रहने दो। अली शेर, सर इसमें एक गलती हुई है, देखो एक तो ये इधर तक जाता है, ये थोड़ा तो एक छोड़ के फिर आगे वो जगह इसको बदल जाता है। नशे तो 50 रुपये लाने ने अगली बार, पेज इस तरह ना छोड़ा करो बेचो। चलो भैया आप 500-500 रुपया निकालो, टेस्ट ने दिया ना, 500-500 रुपया निकालो। कोई नहीं, बता दिया मेरे बच्चे, पहले बताया हुआ, टेस्ट दे के जाना है ना, तो 500-500 रुपया निकालें, जल्दी करें जल्दी, इसकी कोई माफी नहीं। चलें डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको, 450 रुपये का, 50-50 रुपये निकालो, जल्दी करो। चलें मेरे बच्चे, इसमें 25 रुपये का और डिस्काउंट, 25 रुपये निकालो, 25 का और डिस्काउंट, आखिरी माफी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आइंदा आप लोगों को कोई माफी नहीं मिलेगी किसी तरह की। टेस्ट कितने पे कर रहा और मेरे बच्चे बगैर आज बेशक ये टेस्ट दे, तो टेस्ट तो देने कम से कम। ये जो भी हमारे पेज आए होंगे, इनकी कॉस्ट आप लोगों से रिकवर की जाएगी। आप कहेंगे सर नेक्स्ट टाइम कॉपियां कम करवाइएगा।
तो ये तो बेटा लाजमी टेस्ट देना है। ये यही फायदा देगा मेरे बच्चे टेस्ट ही आप। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है बेटा। बेटा इन स्लाइड्स में कुछ भी इजाफी नहीं है, सारा आई कैप की किताब का है। एक लफ्ज भी कम ज्यादा नहीं किया हुआ।